कहानी शुरू होती है एक बंद कमरे से, जहाँ सभी गार्ड एक हीरे को बचाने के लिए उस पर पहरा देते हैं। लेकिन तभी एक मैजिकल चोर आकर के गिलास तोड़ता हुआ उस हीरे को ले लेता है। गार्ड जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं वो एकदम हैरान थे, क्योंकि इस जादूगर की कोई बॉडी नहीं थी। जब तक वो उस पर अटैक करते हैं वो उनके सामने से गुजरता हुआ बिल्डिंग की खिड़की तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। इन कारनामों से पूरे शहर में फेमस हो जाता है और लोग इसको प्यार से काइडो किड बुलाते हैं। दूसरी ओर एक स्कूल में आयाको नाम की लड़की थी, जो कि इसी काइडो किड की बात अपनी दोस्त से करती है कि तभी वहाँ इसका काइडो नाम का दोस्त आता है। वो उसके सामने एक जादुई ट्रिक करके उसको डराता हुआ उसके नीचे देख लेता है। इससे लड़की शर्मा जाती है और गुस्से में इसके ऊपर चेयर फेंकती है और फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। हमें टीचर बताती है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा कंपटीशन करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा लड़ते हैं। टीचर भी इनकी इन्हीं हरकतों से काफी ज्यादा परेशान है। स्कूल में इन दोनों की इज्जत इसलिए है क्योंकि इन दोनों को सारे आंसर्स आते हैं। इनकी लड़ाई रुकने ही वाली थी कि तभी काइटो अपनी आयाको के साथ एक और मैजिक ट्रिक करता है, जिससे काफी ज्यादा परेशान होती है। और फिर लड़ाई के दौरान इसको कहती है कि तू कितना ही बड़ा मैजिशियन या एक्सपर्ट क्यों ना हो, तो कभी भी उस काइडो किड को नहीं हरा पाएगा। उसकी बात सुन करके अपना काइडो सोचता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर वो टीचर से प्यार से बात करके सोच ही लेता है कि वो अब यहाँ पे तभी लौटेगा जब वो उस जादूगर चोर को हरा देगा। आयाको कहती है कि मेरे डैड जो कि चीफ डिटेक्टिव है वो तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया तो ये क्या ही करेगा। लेकिन काइडो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम अपने ऑफिस में डिटेक्टिव नाकामुरा को देखते हैं, जिनकी टीवी में एक न्यूज फ्लैश हो रही थी कि 8 साल बाद ये लेजेंडरी मैजिकल चोर वापस आ चुका है। जहाँ न्यूज एंकर उसकी हाल ही में करी गई चोरी के बारे में बताती है और तभी बताती है कि अब इस मैजिकल चोर ने फैसला करा है कि आज रात को एक और हीरा चुराएगा। ये सुनते ही भाई नाकामुरा काफी खुशी में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फाड़ देता है, क्योंकि उसको लंबे समय से इस चोर की तलाश थी और वो इसको पकड़ना चाहता है। इधर अपना भाई काइडो आकर के आयाको की वही बात याद करता है और सोचता है कि मुझसे बेटर मैजिशियन अगर कोई था तो वो मेरे डैड टोइची थे। वो अपने डैड की फोटो को देखकर याद करता है कि एक बार आयाको की बर्थडे पार्टी में उन्होंने उसको बचाया था, क्योंकि मैं उसको बहुत परेशान कर रहा था। उस पार्टी के बाद मेरे डैड ने मुझे बोला था कि अपने मुखौटे के पीछे एक अच्छा जादूगर अपने इमोशंस को छुपाता है, जैसे हम मिडिल क्लास लड़के छुपाते हैं अपने माँ बाप के सामने जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है या हमें कुछ उल्टा बोल देता है या टीचर हमें सुना देती है। खैर स्टोरी में बढ़ते हैं तो अपना भाई काइडो जैसे अपने डैड की फोटो छूता है तभी वो फोटो स्पिन होती है और वो अंदर चला जाता है। आयाको उसका बैग लौटाने उसके घर आई थी तो वो इस चीज को घूमता हुआ देख लेती है। इधर फिर अपना भाई कबाड़ में काफी नीचे गिरता है, जहाँ तभी लाइट खुलती है और उसके डैड की सारे गाने और जितने भी उनके फेवरेट सॉन्ग्स थे वो सब बजने लगते हैं। इधर तभी आयाको काइडो की मॉम को कॉल करके कहती है कि आपके बेटे की कमजोरी क्या है। उनको बहुत जरूरी काम था तो वो उससे ज्यादा बात नहीं करती है, चुपचाप चली जाती है। वेल इधर अंदर इसको पता चलता है कि इसके डैड शुरुआत से ही उसको अपनी तरह एक बड़ा मैजिशियन बनाना चाहते थे। जहाँ तभी उसको उसके डैड की बनाई हुई एक चमचमाती हुई जादूगर सफेद पोशाक मिलती है और इसके डैड ने ये ड्रेस संभाल के रखी थी ताकि जब ये बड़ा मैजिशियन बनेगा तो इसके डैड इसको ये दे पाएंगे। और तभी उसको पहन के सोच लेता है कि वो अपने डैड को सम्मान दिलाएगा और नए नए चोरों को पकड़ेगा और सबसे पहला टारगेट उसका वो जादूगर चोर होगा जो कि हीरो को पकड़ रहा है। दूसरी ओर हम ये रूम देखते हैं जिसकी चोरी ये मैजिशियन इस बार करने वाला है। चारों तरफ से काफी ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है ताकि वो मैजिशियन इस बार ये डायमंड चोरी ना कर पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस जादुई चोर ने भाई एक आदमी को पकड़ लिया है। उसने उसके सारे कपड़े ले लिए हैं और वो अब सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में जाकर के लाइट बंद कर देता है। लाइट जाते ही सब लोग घबरा जाते हैं कि तभी मैजिशियन आकर के भाई ग्लास तोड़ करके ये हीरा लेके भागने लगता है। सारे ऑफिसर्स को जैसे ही पता लगता है वो लोग इसके पीछे भागते हैं कि तभी ये विंडो से खिड़की तोड़ता हुआ आगे भागता है। नीचे आती पुलिस जैसी काइडो किड को पकड़ती है। उनको पता लगता है कि ये तो बस एक डमी है और असली काइडो किड तो भाई छत की तरफ से आगे जाने लगता है। तभी उसके रास्ते में एक चमचमाता हुआ सफेद जादूगर आता है। वो उसको कहता है कि तुम काफी चीप और घटिया ट्रिक्स करते हो। वहीं डिटेक्टिव नाकामुरा को पता चल चुका था कि काइडो किड टेरेस पर है। इधर काइडो किड इससे बचने के लिए अपनी इनविजिबल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जैसे ही भाई अपने भाई के ऊपर अटैक करने वाला था तभी अपना भाई इसके मास्क पे अटैक करता है और हमें पता चलता है कि भाई काइडो ने उसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जिस ट्रिक का इस्तेमाल इसने आयाको के साथ किया था। और इस तरीके से भाई इस मास्क मैन का जो है मुखौटा नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो एक बूढ़ा आदमी है। इसने अपने शरीर के चारों तरफ भाई कांच लगा रखे थे जिससे लोगों को ये लगे कि ये इनविजिबल है। और उसकी इस एबिलिटी को देख करके भाई ये बूढ़ा आदमी शॉक हो जाता है। इस बूढ़े का नाम गी है। वो जो है अपने भाई को पहचान जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड की बहुत याद आती है। आखिरी बार मैंने उनको तभी देखा था जब उन्होंने एक बड़ा सा रोलर कोस्टर वाला स्टंट किया था जहाँ वो जलती हुई बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। इस बूढ़े ने इसके डैड का नाम इसलिए यूज करा था कि इसको थोड़ा बहुत अटेंशन और थोड़ा बहुत पैसा मिल सके। लेकिन बाद में इस बूढ़े को पता चल जाता है कि जिसका ये नाम यूज कर रहा है वो तो कब का ऊपर चला गया और अभी उसका बेटा उसके सामने खड़ा है। तभी अपना भाई काइडो पूछता है कि क्या सही में मेरे डैड एक मर्डरर और एक चोर थे। वेल जब तक ये बूढ़ा उसको कुछ बता पाता तभी इन दोनों को ही पुलिस के ऊपर आने की आवाज आती है। जहाँ तभी काइडो इस बूढ़े को छुपाता है और जैसे पुलिस और उनका हेलीकॉप्टर सामने आता है अपना भाई इनको चकमा देता हुआ डिस्ट्रैक्ट करता हुआ अपने ग्लाइडर से उड़ के वहाँ से चला जाता है। वेल जब वो उड़ के अपने घर की ओर बढ़ रहा था तभी उसको एक अनजान आदमी दिखता है जो कि ऊंचाई से उसको घूर रहा था। वेल जैसे वो इधर घर आता है आयाको ने उसके लिए एक बहुत बढ़िया सी डिलीशियस बड़ी मछली बनाई थी जो कि दिखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। लेकिन अपना भाई अपने डैड की बातों को याद करके अपने इमोशंस को छुपाता है। और यहाँ पे मछली इसलिए बनाई गई थी क्योंकि आयाको को पता चल चुका है कि काइडो की वीकनेस है मछली। अपने भाई को मछली बिल्कुल पसंद नहीं है तो भाई इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। आयाको चाहती थी कि इसको मछली खिला के दम लेगी। जहाँ इनकी इन्हीं बहस में जो है
काइडो ने जो हीरा वहाँ से लिया था वो मछली के मुंह के अंदर चला जाता है। और बाद में जब आयाको के डैड मछली खाने आते हैं वो देखते हैं कि मछली के मुंह के अंदर से वही हीरा निकला है जो कि अभी भी चोरी हुआ था। और बेचारे बेहोश हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि भाई ये कहाँ से आ गया। वेल ऐसे फिर दिन बीतते रहते हैं। अपना भाई काइडो जो है जगह जगह बैंक्स में जा करके जगह जगह हीरे मोती सब चुराता रहता है और पुलिस 5-6 दिन तक बस यही देखती रहती है। पुलिस बेचारी कुछ नहीं कर पाती, वो बस इसकी जादूगर परफॉर्मेंस देखती है। और अपना भाई इतना खुश था कि वो सोच लेता है कि अब वो एक बड़ी सी चोरी करेगा। वेल तभी उसको एक बूथ में एक अननोन भारी आवाज आती है। वो आवाज उसको कहती है कि तू जो भी कर रहा है करना बंद कर दे, क्योंकि अगर तू ऐसी करता रहा तो एक दिन मैं तेरी आत्मा को ले जाकर के कहीं दूर भेज दूंगा। जहाँ अपना भाई इस बारे में ग्रैंडपा जी के पास जाकर ये पूरी बातें बताता है। ये सुन के उसको कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें ज्यादा संभल करके रहना होगा। और फिर वो उसको काफी ज्यादा नई नई चीजें देते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा एक मैजिकल न्यू सेट था और स्पेशली ग्रैंडपा जी ने इसके लिए ही बनाया था। वेल अगले दिन स्कूल में अपने भाई को पता चलता है कि भाई आयाको का 17वां बर्थडे आने वाला है, यानी कि अब 17 साल की होने वाली है। जहाँ काइडो उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे लड़की कम लड़का ज्यादा लगती है, क्योंकि आज भी तूने वो ऊंचाइयां नहीं छुई है। समझ रहे हो ना मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। फिर रोना कहता है ये गुस्से में जो अपने भाई को पीटना शुरू करती है। अपना भाई फिर बच बुझा करके भाई बचता है और फिर उससे प्यार से पूछता है कि चलो अब तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, ये बता तुम्हें बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। वो उसकी पास सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास आके कहती है कि अगर तुम्हें सच में मुझे कोई गिफ्ट देना है तो वो जो काइडो किड मैजिशियन जो घूम रहा है, जिसने मेरे पापा के काफी टाइम से नाक में दम कर रखा है, उसको प्लीज पकड़ लो। क्योंकि आयाको का ऐसा मानना था कि जो काइडो किड मैजिशियन है ये काफी बुरा आदमी है। ये हर बार उसके डैड को बेवकूफ बना के चकमा देकर निकल जाता है। वो हर बार उन्हीं के मुंह के सामने से सारे डायमंड और हीरे चुरा लेता है और उसके कुछ वक्त बाद ही जो है उनके घर में चुपके से वापस दे देता है। उसकी पूरी बातें सुन के अपने काइडो को बुरा लगता है, क्योंकि ये सारे काम वही कर रहा था और ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि काफी टाइम पहले जो उसके डैड की लोगों ने इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी वो उस इज्जत को वापस ला सके। फिर आगे अपने बेसमेंट में जाकर अपनी वापस से पोशाक पहनता है और तभी उसके डैड की एक रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें उसके डैड कहते हैं कि कभी भी अपनी कोई भी ट्रिक को समय से पहले मत निकालना। जहाँ काइडो फिर इस लेसन को समझ लेता है और सोच लेता है और तैयार होता है अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बैंक के अंदर जो है चारों तरफ से काफी ज्यादा केज और नाकाबंदी करी हुई है और यहाँ पे इंस्पेक्टर नाकामुरा भी आ रखा है जो कि काफी वक्त से उस काइडो किड जादूगर को पकड़ने की फिराक में है। इधर हम देखते हैं कि अपने भाई ने यहाँ से ऊपर एक गड्ढा करा हुआ था उसको हटाता है और देखता है कि यहाँ पे तो भाई चारों तरफ इनविजिबल लेजर भी लगे हुए हैं और एक ऐसा केज है जो कि कभी टूट ही नहीं सकता। वेल फिर अपना भाई क्या करता है, वो दिमाग लगाता है। दिमाग लगाते ही वो डमी को जो है वहाँ नीचे फेंकता है। डमी को देखते ही भाई डिटेक्टिव और पुलिस काफी खुश थी क्योंकि वो डायरेक्ट पावर काट देते हैं और उनको लगता है कि फाइनली ये पिंजरे में अब पकड़ा जा चुका है। जहाँ फिर अपना भाई मौका ढूंढता है, जैसे तैसे करके भाई वो इस डायमंड को भी चोरी करके भाग जाता है। डिटेक्टिव नाकामुरा सारे पुलिस वाले काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इस बार इस डायमंड पे एक ट्रैकर लगाया हुआ है। ट्रैकर की मदद से पुलिस को पता चल जाता है कि ये तो अभी छत पर है। अपना भाई जैसी आयाका की पार्टी के लिए जाने वाला था कि तभी वो देखता है कि पीछे वही आदमी आ चुका है जिसने इसको कॉल किया था। ये आदमी इसको पिस्टल दिखाता है और ये सोच रहा था कि ये काइडो किड एक्चुअली में टोइची है, यानी कि ये काइडो का ही डैड है। लेकिन इसको पता ही नहीं कि काइडो का डैड नहीं है, ये अपना काइडो ही है। अपना भाई इससे पूछता है कि तुम्हें इतने सारे डायमंड क्यों चाहिए, तुम्हें करना क्या है इसका। वो कहता है कि इससे मैं काफी अमीर बन सकता हूँ और पूरी जिंदगी भर मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं। और तभी वो इससे डायमंड छीन कर इसको ढाई करता है जिस वजह से अपना भाई बिल्डिंग के नीचे गिरता है। इधर आयाको के घर में उसकी सारी दोस्त आती हैं और वो उसको चिढ़ाती हैं कि अभी तक तुम्हारा वो छोटा बॉयफ्रेंड नहीं आया है, क्या कर रहा है वो। इधर आयाको को यही लगता है कि कहीं उसका मजाक बनाने के लिए ये उसकी पार्टी को छोड़ ना दे और कभी आए ना। इधर ये अनजान बंदा ये डायमंड लेकर के अपने मास्टर के पास जाता है। इनका मास्टर बताता है कि अगर ये हीरा चांद की रोशनी में लाल हो जाता है इसका मतलब कि ये एक पेंडोरा है और इसमें से जो पानी निकलेगा उसको पी करके हम जिंदगी भर अमर रह सकते हैं। लेकिन जैसे इनका मास्टर इस डायमंड को लेकर चांद की तरफ रखता है तो वो देखता है कि इसमें तो एक कागज है जिसमें इनका पोपट बन गया। और तभी लोग देखते हैं कि उन्हीं के पास के एक पेड़ से भाई काइडो वहाँ पे खड़ा होकर के सब देखकर हंस रहा है और कहता है कि तुम्हें जो मैंने हीरा दिया है वो एकदम नकली हीरा है, असली हीरा मेरी चेस्ट में रखा था जिसने मुझे फायरिंग से बचाया है। वेल जहाँ गुस्से में इसके सारे चेले अपने काइडो के ऊपर फायरिंग शुरू करते हैं। अपना भाई बचकर के जो असली डायमंड था वो इनके मास्टर के मुंह पे मारता है जिस वजह से मास्टर गिरता है और देखता है कि इस डायमंड के अंदर से तो पेंडोरा गायब हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि इनके घर के चारों तरफ डिटेक्टर की मदद से पुलिस आ चुकी है जिससे घबरा करके मास्टर के चेले चपाटे अंडरग्राउंड टनल के अंदर घुस जाते हैं। इधर डिटेक्टिव नाकामुरा और पुलिस को लगता है कि फाइनली उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली है, उनको असली डायमंड मिल चुका है और ये डिटेक्टिव इतना खुश हो जाता है कि वो अपनी बेटी का ही बर्थडे भूल जाता है। इधर आयाको काफी उदास थी कि काइडो उसके बर्थडे में नहीं आया और उसने एक तरीके का उसको धोखा दिया है। तभी देखती है कि उसको काइडो का कॉल आता है। काइडो उसको कहता है कि जरा खड़े होकर के अपनी खिड़की के बाहर देखना। वो देखती है कि उसके एरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की तरफ चारों तरफ से चमचमाता हुआ हैप्पी बर्थडे आयाको लिखा गया है और ये अपने भाई ने ग्रैंडपा जी की मदद से करा है। वेल इधर आयाको ही देखकर काफी खुश होती है और उसका शुक्रिया
शुक्रिया करती है इस बेहतरीन तोहफे के लिए। दूसरी ओर हम एक जवान यंग हाकुबा नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है न्यूज और मीडिया में। ये डिटेक्टिव लंदन का है जिसने काफी बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज और केसेस को सॉल्व कर दिया है। इसको देखकर डिटेक्टिव नाकामुरे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, उनको जेलस फील होता है क्योंकि इसका अगला टारगेट अपना काइडो किड है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अपना भाई आयाको के साथ बाहर मौज मस्ती करने आया है और अपना भाई जो है इस आइस स्केट में चल नहीं पाता। बिना आयाको की मदद के वो बार बार पेंगुइन की तरह नीचे गिरा जा रहा था, तो आयाको उसका हाथ पकड़कर उसको आगे ले आती है। आगे उसको पता चलता है कि जिस जगह स्केटिंग करा था उसी जगह पर ग्रैंडपा जी ने उसको बताया था कि यहाँ पर एक हिडन जेम मौजूद है और ये डायमंड किसी पेंटिंग के अंदर ही छुपा पड़ा है। इधर हाकुबा नाम के डिटेक्टिव यहाँ आ जाता है और वो उसको काइडो किड के बारे में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताता है जिसके बारे में भाई अपने डिटेक्टिव नाकामुरा ने कभी सोचा भी नहीं था। आगे हम देखते हैं कि भाई अपना भाई जो है एक गार्ड को पकड़ के उसको बेवकूफ बनाता है और अंदर जाते वक्त डिटेक्टिव नाकामुरे को भी बेवकूफ बनाता हुआ भाई गार्ड की ड्रेस में अंदर चला जाता है। इधर हाकुबा बाहर टहलने आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे गार्ड जो है बंधा पड़ा हुआ है। वेल तभी म्यूजियम के अंदर ही चारों तरफ एक पिंक रंग की गैस निकलने लगती है जिस वजह से काफी सारे लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता और धुआं हटता है। तो वो देखते हैं कि जिस पेंटिंग की वो लोग रखवाली कर रहे थे उस पेंटिंग की जगह पोस्टर आ चुका है जिसमें इन लोगों का मजाक बनाया हुआ है। ये देखते ही सभी पुलिस वाले जो इस म्यूजियम से बाहर निकल जाते हैं और सोचते हैं कि ये भारी होगा, इसको पकड़ने बाहर चलते हैं। जब रूम खाली होता है अपना भाई फिर उस पोस्टर के पास जाकर के उस पोस्टर को निकालने लगता है और पेंटिंग के अंदर में जो जेम पड़ा हुआ था उसको ढूंढने लगता है। तभी डिटेक्टिव इसको देख लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसी कोई चालाकी जरूर करोगे। ये देखते ही अपना भाई वहाँ पे धुआं धुआं करता है और जैसे ही ऊपर जाने वाला था वो देखता है कि उसके जाने के सारे रास्ते इस डिटेक्टिव ने ऑलरेडी तोड़ दिए, लेकिन तब भी अपने भाई के पास आखिरी रास्ता बचा था, वो था उसका ग्लाइडर। अपना भाई फिर ग्लाइडर लेके उड़ने लगता है लेकिन वहाँ पे काफी तेज हवा चल रही थी जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो म्यूजियम में ही क्रैश होता है। आगे देखते ही भाई पुलिस और अपने डिटेक्टिव नाकामोरी जो है उसके पीछे जाते हैं। तभी अपना भाई डमी रिलीज करता है। पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि भाई इनमें से कौन सा असली है, तो नाकामोरी कहता है कि यही असली होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा है, जिस वजह से अपने भाई को जो है भागने में आसानी होती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे प्रोफेसर उसको पकड़ते हैं उनको पता लगता है कि ये तो एक डमी था और हकूबा नाम के डिटेक्टिव इसकी वीकनेस लिख लेता है कि इसको आइस स्केटिंग करना नहीं आती। वेल अगली सुबह ही ये डिटेक्टिव जो है इन्हीं के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वहीं दूसरी ग्रैंडपा जिम ने प्रोटैगनिस्ट को बताते हैं कि बेटा तुम जो डायमंड लेके आए थे वो परफेक्ट डायमंड नहीं है, तो तुम्हें अपनी अगली चोरी की परफॉर्मेंस के लिए तैयार होना होगा। वेल इधर अगली सुबह ही आया को काइडो के पास आके कहती है कि मैंने हाल ही में एक कॉन्सर्ट की टिकट जीती है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अपना भाई मना कर देता है क्योंकि उस दिन उसको चोरी जो करनी थी। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव आता है और कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा। तभी अपना भाई को चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ बस तुम यही काम कर सको क्योंकि तुम्हारे बस की तो है नहीं काइडो किड को पकड़ना। इस चीज को हकूबा एक चैलेंज की तरह ले लेता है और कहता है काइडो को कि मैं काइडो किड को पकड़ के रहूंगा और जब मैं पकड़ूंगा तो आयाको और मैं जो है उस कॉन्सर्ट में साथ जाएंगे। इधर हकूबा अपने गार्ड्स के साथ उस जगह पहुंच जाता है जिस जगह अपना भाई अगली चोरी करने वाला है, जहाँ इसका अगला टारगेट भाई ये ब्लैक कलर का स्टैचू है। वहीं इधर अपना भाई जो है पाइपलाइन की मदद से धीरे धीरे अंदर घुस रहा होता है। इधर बहुत टाइम हो चुका था, वो अभी तक बाहर नहीं आता। आयाको यही सोचती है कि भाई कहीं हकूबा नहीं जीत जाए, लेकिन इधर अपना भाई फाइनली जो है बेसमेंट के रास्ते आ जाता है और उसको तभी पता चलता है कि डिटेक्टिव यहीं इसका वेट कर रहा था। जहाँ डिटेक्टिव इसको देखते ही भाई एक बटन दबाता है जिससे चारों तरफ गैस निकलने लगती है। डिटेक्टिव फिर इस गैस से बचने के लिए मास्क पहनने वाला था कि तभी उस मास्क को अपना भाई काट फेंक करके उसके हाथों से गिरवा देता है। फिर इन दोनों के बीच रेस थी कि भाई कौन इस मास्क को पहले पकड़ेगा। इधर तभी वहाँ से डिटेक्टिव बाहर आता है, पुलिस वालों को कहता है कि मैंने फाइनली उस मैजिशियन चोर को पकड़ लिया है, वो नीचे है, तुम लोग जाकर अब उसको पकड़ सकते हो। इस खुशी में काफी सारे लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी अपने हाथ से एक बड़ा सा गुब्बारा निकालता है, स्टैचू के ऊपर चढ़ता है और हमें पता लगता है कि भाई ये तो अपना मैजिशियन है। और जब तक पुलिस को पता चल पाता है कि भाई इसने डिटेक्टिव का मुखौटा पहना हुआ था तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि इस रेस के दौरान ही अपने भाई ने अपनी टोपी का इस्तेमाल करके वो मास्क पहले पकड़ के पहन लिया। इधर डिटेक्टिव की आंख खुलती है, उसको पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो उसने जो मेन स्टैचू है उसको नीचे अंडरग्राउंड में चेन से बांध के रखा हुआ है। इधर जैसे अपना भाई डायमंड लेता है और उस डायमंड के अंदर चांद की रोशनी पड़ती है, उसको पता लगता है कि डायमंड तो नकली है। वो जैसी भागने की तैयारी करता है, डिटेक्टिव नाकामुरा उस पर फायरिंग शुरू करते हैं। एक उसके बलून पे लग जाता है जिस वजह से उसका बलून काफी ज्यादा घूमते हुए उसको सीधा गलत जगह पहुंचाता है। इधर पता लगता है कि बेचारे की टांग टूट गई है और हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। और इधर इस बेचारी को जो है अपने कॉन्सर्ट में अपने डैड के साथ ही जाना पड़ता है, जहाँ इसके डैड वहाँ पे बस सो रहे हैं। इधर फिर कुछ वक्त बाद ही जो है अपना भाई वापस ठीक हो चुका था और जैसे अपने बेसमेंट जाता है उसके डैड की वॉइस नोट उसको बताते हैं कि तुम्हें पता है कि जादुई ट्रिक और जादुई मंत्र के पीछे का क्या फर्क होता है। वो तभी इस वॉइस नोट को रोकते हुए सोचता है कि है जादुई मंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, सब जादुई ट्रिक्स होती है। दूसरी ओर हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जो कि शीशे की तरफ अपने बाल बना रही थी। इस लड़की का नाम अकाको है और इसको देख के ऐसे लग रहा था जैसे वही शैतान माँ है जो कि स्नो व्हाइट में थी। ये अपने शीशे से पूछती कि क्या मैं बहुत सुंदर हूँ। शीशा टूटते हुए कहता है कि तुम कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, तुम कभी गीगा चैट काइडो को इम्प्रेस नहीं कर पाओगी। भले इधर अगली सुबह इनके स्कूल में चॉकलेट डे था, तो आयाको अपने भाई के लिए चॉकलेट लाई थी, लेकिन वो थोड़ी शर्मा रही थी, इसको समझ नहीं आता इसको चॉकलेट देगी कैसे। वेल जब आयाको क्लास के अंदर घुसती है उसको पता लगता है कि चार्मिंग सी सुंदर सी चॉकलेटी लड़की जिसका नाम अकाको है वो इनकी क्लास में न्यू एडमिशन बन करके आई है, जिसके चारों तरफ बस लड़के ही मंडरा रहे हैं। इधर अपना भाई काफी खुश था कि चॉकलेट डे के दिन काफी सारी लड़कियों ने इसको चॉकलेट दी थी, तो वो भागता हुआ फिर अकाको के पास आता है और कहता है कि तुम भी मुझे चॉकलेट दे दो, तुम काफी सुंदर हो। तो सीधा अपने भाई को जो है क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे धक्का मारती है और वो उसको कहती
कहती कि अगर तुम्हें मेरी चॉकलेट चाहिए तो तुम्हें सारी लड़कियों की चॉकलेट वापस करनी होगी। अपना भाई शान और चैड है वो तो उसको साफ मना कर देता है, जो कि सीधा इस लड़की के ईगो पे लगती है। वो यही सोचती है कि काइडो किड तो था ही, ये लड़का भी कौन है जो कि मुझे इग्नोर कर रहा है। बाद में इस लड़की को पता चलता है कि उसकी क्लास का एक काइडो नाम का लड़का ही एक्चुअली में द मैजिशियन काइडो किड है, और सोच लेती है कि वो जो है कुछ ना कुछ घर पे बनाएगी ताकि वो इसकी असली सच्चाई ला सके। और फिर एकदम टॉम एंड जेरी की चुड़ैल की तरह कुछ ना कुछ यहाँ पे पकाती रहती है, जहाँ आखिर में वो अपने भाई का रुमाल डालती है जिससे वो इसके ऊपर कुछ कर पाए। तभी अपने भाई को ठंड लगने लगती है। वो ग्रैंडपा गी से पूछता है कि क्या जादुई मंत्र सच में एग्जिस्ट करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, ये चीज एग्जिस्ट करती है क्योंकि कुछ जादूगर इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। आगे वो फिर उसको वार्न करते हैं और कहते हैं कि आज अमावस्या की रात है, अपने आप को संभाल के रखो। वेल इधर फिर रात होती है, अपना भाई वापस अपने गेटअप पे अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए जाता है, जहाँ वहाँ पे वापस पुलिस पहरा दे रही होती है। तो वहाँ जाकर के अपना धुआं छोड़ता है और जैसे ही वो जम लेने वाला था कि तभी ये जो है एक गुड़िया बनाती है और उस पर सीधा नेल मारती है। तो इसने जादू की मदद से अपने भाई की लबूबू डॉल बना दी थी, जिस वजह से अपने भाई को काफी दर्द होता है। अपना भाई गिर के सबके सामने आ चुका था और जैसे पुलिस को पकड़ने वाली थी, अपना भाई चिल्लाता हुआ वहाँ पे गैस छोड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। इधर अपना थका हारा भाई जो है सड़कों की तरफ जा रहा होता है। वो बस ग्रैंडपा से मिलना चाहता था कि तभी उसको अकाको की आवाज आती है। उसका शरीर आसमान में ऑटोमेटिकली उड़ने लगता है और उसकी बॉडी अपने आप ही जो है अकाको के पास आने लगी थी। और अकाको ने इस बार काफी बढ़िया चुड़ैल वाली ड्रेस पहनी थी। इताची की तरह इसके आसपास भी चारों तरफ कौवे थे, जहाँ ये अपने भाई की लबूबू डॉल को पकड़ करके दबाती है। तो अपने भाई को बहुत दर्द होता है और जैसे अपने भाई की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो तो एक रेड सर्कल के ऊपर खड़ा हुआ है। इधर खिड़की में अपनी आया को सोचती है कि यार आज मैं अपने काइडो को चॉकलेट नहीं दे पाई। दूसरी तरफ अपना भाई जो इस सर्कल के अंदर जल रहा होता है कि तभी अकाको आती है और तभी कहती कि अगर तुम्हें इस दर्द से बचना है तो लो मेरे हाथ की बनी हुई चॉकलेट एक्सेप्ट कर लो। ये जलन का दर्द बहुत ज्यादा था, अपने भाई को ये सहा नहीं जा रहा था। तो वो धीरे धीरे करके अपने हाथ से उस लड़की से चॉकलेट लेता है और जैसे ही खाने वाला था कि तभी वो देखता है कि आसपास जो है छोटे छोटे ओस की बूंदे गिर रही हैं, जिससे समझ चुका था कि अब इसको चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओस की बूंदे ही इस आग को अपने आप ही बुझा देंगी। आगे तभी अकाको अपने भाई को कहती है कि फिर से तुम ये घटिया ट्रिक करके भागने की फिराक में हो। अपना भाई कहता है कि एक मैजिशियन भली कितनी घटिया ट्रिक क्यों ना कर ले, सभी लोग उसको पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं उसकी परफॉर्मेंस देखना, लेकिन तुम्हें लोगों का प्यार चाहिए। अगर तुम ऐसी करती रहोगी तो ये झूठा प्यार तुम्हें मिलता रहेगा और वक्त आने के बाद तुम काफी अकेली पड़ जाओगी। उसकी बातें सुनकर अकाको को रोना आता है। वो समझ जाती है कि उसकी कितनी बड़ी गलती थी। इधर अगले दिन सुबह अपना भाई जो है आयाको की चॉकलेट ले लेता है और उसको चिढ़ाता है कि पक्का ये तुम मेरे लिए लाई थी ना। दूर से इन लोगों को देख करके भाई अकाको सोचती है कि भाई मैं इससे बदला लेके रहूंगी कि तभी ये लोग इसके मुंह पे स्नोबॉल मारते हैं, जिससे गुस्से में भाई ये दोनों के पीछे पड़ जाती है। इधर अपना भाई फोन में सजेशन पढ़ रहा था, जहाँ लोगों ने लिखा था कि कैसा हो अगर मैजिकल चोर जो है वो पूरे के पूरे क्लॉक टावर को ही गायब कर दे। ये काफी औसम प्लान होगा क्योंकि सिटी के बीच में से क्लॉक टावर गायब करना काफी बड़ी बात होगी। वेल आयाको न्यूज पढ़ती है, उसको ये न्यूज समहाउ अच्छी नहीं लगती कि तभी उसकी दोस्त उसको पीछे खींच लेती है। इस चीज का मौका उठा के अकाको अपने काइडो के पास आती है और उसके कान में एक भविष्यवाणी करती है। वो कहती है कि एक शैतान ने भविष्यवाणी करी है कि दूर से एक रोशनी आकर के सफेद बदमाश पे हमला करेगी, और ये बोलकर वो पीछे चली आती है, जिसे देखकर अपना भाई एकदम हैरान हो जाता है कि भाई इसने क्या बोल दिया। इधर डिटेक्टिव नाकामुरा और उसके साथ यही सोचते हैं कि भाई ये काइडो किड पूरी की पूरी बिल्डिंग को कैसे चोरी कर सकता है। लेकिन तभी इस बिल्डिंग का मालिक कहता है कि काफी टाइम पहले मेरे डैड ने उस घड़ी के राइट हैंड वाले टावर के ऊपर काफी सारे जेम्स लगाए थे, शायद इन्हीं के पीछे काइडो किड नाम का मैजिशियन पड़ा हो। खैर जैसी चोरी का वक्त आने वाला था, भाई ये टावर का ओनर काफी हंसता है क्योंकि उसने ऑलरेडी घड़ी पे लगे हुए सारे के सारे डायमंड बेच दिए हैं और ऊपर सिर्फ नकली डायमंड लगाए हुए हैं, और इंतजार कर रहा है कि कैसे अपना भाई यहाँ पे आएगा, उसके साथ स्कैम हो जाएगा, उसके बाद ये इस बिल्डिंग को भी बेच देगा। अपना भाई फिर उसी थ्योरी के साथ चलता है। वो सबसे पहले एक गार्ड को पकड़ता है पहले की तरह, और उसके बाद उसके कपड़े पहन लेता है और उसको वहीं उसके कार में छोड़ता है, और फिर अपना भाई चुपचाप जो है उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। दूसरी ओर अकाको देखती है कि ये हेलीकॉप्टर की जो रोशनी है शायद वही रोशनी है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई होगी। जहाँ डिटेक्टिव को पता चलता है कि जो हेलीकॉप्टर है ये इनकी सेफ्टी के लिए आया है। इधर काइडो अंदर जाता है, उससे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि गार्ड का नाम, एड्रेस, फोन नंबर क्या है, और वो इजीली सारे के सारे आंसर्स बता देता है। लेकिन तभी उससे जो है लाइसेंस की नेम प्लेट का नंबर पूछा जाता है, लेकिन इस चीज के बारे में उसको पता नहीं था। तो वो जो है भागता हुआ उस बंदी की गाड़ी में वापस जाता है। सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि भाई एक्चुअली में यही चोर है, तो वो लोग सीधा डिटेक्टिव को कॉल करते हैं। और ये जो सवाल था ये हेलीकॉप्टर में बैठे इस लड़के ने ही बोला था इनसे पूछने के लिए, जिससे डिटेक्टिव नाकामुरा कंफ्यूज हो जाता है कि हेलीकॉप्टर में जो बंदा है ये हमारा हेल्पर है क्या। इधर इसको जो है अपने भाई की लोकेशन भी पता थी, तो गार्ड्स को उधर भेजता रहता है। फिर लड़का बताता है डिटेक्टिव को कि इसका नाम सिनीची है और ये यहाँ पे इनकी मदद करने आया है ताकि वो काइडो किड को पकड़ सके। इधर सिनीची सारे गार्ड्स को कहता है कि आपको सारी पाइपलाइंस में देखना है। गार्ड्स चारों तरफ पाइपलाइन में देखते हैं और समझ चुके थे कि पक्का यहाँ से भाग चुका है। लेकिन तभी अपना भाई खिड़की के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर गुलाबी धुआं मारता है, जिससे बेहोश हो जाता है। तभी अपना भाई जो है अपने कॉस्ट्यूम के साथ आता है, जिसे देख करके सब लोग हैरान हो जाते हैं, और वो मौका मिलते पूरी की पूरी बिल्डिंग को धुएं से कवर अप कर देता है। वेल जैसे ही कुछ घंटों बाद धुआं हटता है, लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे जो घंटों वाली सुई है वो वहाँ से गायब हो चुकी है। लेकिन तभी सिनीची नाम का लड़का अपने हेलीकॉप्टर से देखता है कि एक्चुअली में वहाँ पे एक बड़ी सी पेंटिंग बिछा दी गई है, जिससे दूर से ऐसा लग रहा है कि घड़ी की सारी सुइयां गायब हो गई। वहीं डिटेक्टिव नाकामुरा भागते हुए टावर के ऊपर जाते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, अपना भाई अपनी कार्ड गन से
से उनका फोन हटा देता है और उनको कहता है कि मैंने बाहर एक मैसेज लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको पढ़ करके डिकोड करो। इधर शिनिची दूर से समझ जाता है कि यार इस पेंटिंग के पीछे काइडो किड होगा, तो यहाँ पे शूट करने को तैयार था। इधर दूर से अकाको को ये सब देख करके बहुत दर्द होता है और वो सोचती है कि काश मैं इसकी मदद कर पाती, लेकिन इतनी भीड़ में बेचारी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकती। तभी अपना भाई मौका मिलते ही जो है अपने क्लोक का इस्तेमाल करके वहाँ कूद जाता है। वहीं शिनिची भी फायर करके वो रॉड तोड़ देता है जिस रॉड से वो पेंटिंग चिपकी हुई थी। शिनिची की इन हरकतों से डिटेक्टिव को गुस्सा आता है क्योंकि भाई अपने काइडो की पोशाक नीचे गिर चुकी है और इजीली भीड़ के बीच से गायब हो सकता है। इधर शिनिची फिर काइडो के लिखे हुए कोड को चेक करता है। डिकोड करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई अपने मैजिशियन भाई को पता चल चुका है कि इसमें जो भी जेम्स लगे हुए हैं वो सारे नकली हैं और इस बिल्डिंग का ओनर जरूर पछताएगा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। वेल इधर अपना भाई फिर आयाको के पास जाकर एक नीला गुलाब उसको देता है और उसको बताता है कि याद है हम लोग पहली बार कब मिले थे, और स्टोरी बताती है कि जब ये दोनों छोटे थे आयाको के फादर थोड़ा देर से आए थे, जहाँ उसी वक्त अपना भाई नीले रंग का गुलाब लेकर इसके पास आया था। इससे वो उसको बताना चाहता है कि वो आज भी उसकी केयर करता है, भले उसको कितना ही कुछ गलत क्यों ना सुना दे। वेल इधर अपने अगले प्लान के लिए अपना भाई सोच लेता है कि वो सबसे कीमती क्राउन को चुराएगा और ये उस जगह जाता भी है। और जैसे ये निकालने वाला था तभी भाई नाकामोरी का एक असिस्टेंट उसके ऊपर लाइट मारता है, जिसे देखती भाई शॉक हो जाता है और तभी वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद कहता है कि मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। वेल अगले दिन डिटेक्टिव नाकामोरी जो है वो काइडो को घूर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने काफी घटिया खाना बनाया होता है जो कि छूते ही धूल में बदल जाता है। और ये लोग देखते हैं कि अकायो और अपना काइडो दोनों ही ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दोनों शादीशुदा कपल हो। फिर तभी काइडो के जाते ही डिटेक्टिव नाकामोरी अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या तुम इसको डेट कर रही हो क्या। आखिर मना करती है और कहती है कि क्या यही रीजन था जिस वजह से आप इतनी देर से इसको घूर रहे थे। तभी उसके डैड कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो काइडो किड है वो एक्चुअली में अपना काइडो ही है। आयाको अपने काइडो को बचाते हुए कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने बोला है कि इस हफ्ते हम लोग डेट पे चलेंगे। इतने पता चलता है कि उसने सिंपली झूठ बोला था और ये चाहती है कि काइडो को इस वीकेंड कहीं पे लेकर जाए। जहाँ बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद अपना काइडो जो है फाइनली इसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ आयाको को ऐसा लगता है कि फाइनली इसने काइडो को इसके डैड से बचा लिया। इधर ये बात ये अपने ग्रैंडपा जी को बताता है, जिसके ग्रैंडपा जी इससे बात करते कहते हैं कि तुम इस बॉल को पकड़ो, ये तुम्हारे अगले मिशन में काम आएगा। इधर फिर वीकेंड का दिन आता है जहाँ अपना भाई फिर इसके साथ डेट पे जाता है और ये वही सारी चीजें करता है, इसको परेशान करना, इसके साथ हंसते खेलते मौज मस्ती करना। उसके बाद रात का वक्त हो चला था, इसको अब डायमंड की चोरी करने चलना ही होगा। तो आयाको इसको जो है मूवी थिएटर लेकर जाती है और जाते ही ये उसके हाथ में हथकड़ी बांध देती है जो इसके हाथ से जुड़ी हुई होती है। अपना भाई फिर मौका मिलती है उस हथकड़ी को निकाल करके अपनी वजह एक डमी लगा देता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। अब अपना भाई वहाँ जाता है, इसके पास बस 40 मिनट ही बचे हुए थे और जैसे ही अंदर जाकर उस केस को निकाल करके डायमंड लेने वाला होता है कि तभी डिटेक्टिव नाकामुरा आकर इसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी हैरान हो जाता है क्योंकि उसको पता लगता है कि काइडो किड एक्चुअली में इसकी सगी बेटी है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। जहाँ पता लगता है कि भाई अपने भाई ने जो है इसकी बेटी का मुखोटा पहना हुआ था और उसके पास बस 2 मिनट और बचे हैं, उससे पहले मूवी खत्म हो जाएगी। तो डर के मारे अपना भाई जो रोलर कोस्टर के ऊपर चढ़ जाता है जो कि काफी तेज की इसको छोड़ता है। मुझे लगा था यहाँ पे इसका गेम खत्म हो गया, लेकिन फाइनली जो है सीधा थिएटर के अंदर जाके गिरता है और सीधा उसी सीट पे गिरता है जहाँ पे इसने डमी छोड़ा हुआ था। तभी आयाको टीवी में जो है काइडो किड की चोरी की न्यूज सुनती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है उसका जो शक था वो यकीन में नहीं बदला, जिस खुशी में वो अपने भाई के लिए आइसक्रीम खरीदती है और इसी तरह इनकी प्यार भरी डेट यहीं पे खत्म होती है। वेल अगले दिन स्कूल में अकाको काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि काइडो इस क्लास में है, जिस वजह से काइडो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो नहीं, तो वो सोच लेती है कि वो किस दिन काइडो को गायब भी कर देगी। वेल इधर डिटेक्टिव नाकामुरा और उसके बाकी के पुलिस साथी एक और बार तैयार थे इस जेम को वापस चुरवाने के लिए। तभी वहाँ अकाको आती है और वो अपने डिटेक्टिव के ऊपर एक नेकलेस फेंकती है जो कि काफी जादुई नेकलेस था, जिसे डिटेक्टिव नाकामुरा ज़ॉम्बी टाइप बिहेव करने लगता है। वेल इधर अपना भाई भी इस डायमंड को चुराने के लिए यहाँ पे आ चुका था और जैसे ही चुराने की कोशिश करता है भाई डिटेक्टिव सीधा उस पर फायर शुरू कर देता है। डिटेक्टिव की ये हरकत देखकर पुलिस वाले भी काफी हैरान थे कि इतनी सी बात के लिए फायरिंग शुरू क्यों करी। जहाँ सब देख करके अपना भाई अपने रॉकेट जूते लेकर के भगता वहाँ से जाता है और एक रोप बजूका की मदद से दूसरी बिल्डिंग के लिए रास्ता बनाता है। जैसे अपना भाई रस्सी की मदद से आगे जा ही रहा था तभी अकाको उसके रास्ते में आती है, उसको कहती है कि मैं रस्सी काट करके तुम्हारा खेल यहीं खत्म कर सकती हूँ। अपना भाई हंसते हुए कहता है कि मैं इजीली यहाँ से उड़ सकता हूँ। अकाको को पता था कि झूठ बोल रहा है क्योंकि इतनी हाइट से इसका खेल सीधा खत्म होगा। अपना भाई कहता है कि ऐसी बात है तो काट दे इस रस्सी को। ये थोड़ा सा झिझकती है, थोड़ा घबराती है क्योंकि अपने भाई ने इसकी एक बार जान बचाई थी, लेकिन डिटेक्टिव अभी भी जादू के वश में था तो भाई वहीं से रस्सी खोल देता है। जब अपना भाई तेज की रस्सी से चलता है और वो खुद को और अकाको को बचा लेता है। वो उसको कहता है कि यार बच्चों वाली हरकतें मत किया करो, जिससे थोड़ा शर्मा जाती है। फिर वो भी कहती है कि तुम भी तो एक बच्चे की तरह जादूगर बनकर जगह जगह जो है डायमंड्स चोरी करते रहते हो। अपना भाई इसको कुछ नहीं बोलता और वहाँ से गायब हो जाता है और इस सीन देख करके मुझे लगता है कि इसको काइडो से प्यार हो गया है। वेल अगले दिन अपना भाई वापस से एक बैंक में से काफी कीमती डायमंड चोरी करता हुआ उड़ता हुआ जाता है और लोग काफी ज्यादा प्रेस करते हैं, उसकी वीडियो बनाकर उसको सपोर्ट करते हैं। फिर तभी काइडो अपने आप को आयाको में ट्रांसफॉर्म करके चेक करता है कि जेम में तो पेंडोरा ही नहीं है और फिर उसको ले जा करके कहीं दूर फेंक देता है। लेकिन एक अनजान आदमी उसको ये सब करता हुआ देख लेता है और इस चीज की फोटो ले लेता है। इधर यहाँ पे एक लीडर की मीटिंग चलती है और समझ जाता है कि जो काइडो किड है ये एक्चुअली में ये आयाका नाम की लड़की है और ये सारा डबल रोल प्ले कर रही है और इसके डैड डिटेक्टिव नाकामुरे है और ये उनको सारे जेम्स वापस कर देती है। तो हम लोगों को इसको और इसके डैड दोनों को ही एक्सपोज करना होगा। जहाँ लोग सोचते हैं कि हम इसको एक इन्विटेशन देंगे जो कि एक ट्रैप होगा। इधर अगली सुबह आयाको
आयाको जो अपने काइडो को बताती है कि आज मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मुझे टावर के टॉप से डिनर इनविटेशन आया है। काइडो को लगता है कि पक्का आयाको उसको भी इनवाइट करने आई है, लेकिन तभी वहाँ पे अकाको आ जाती है। अकाको ये सारी बातें सुनकर के काइडो के कान में बोलती है कि तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता क्योंकि इसने इस चीज के लिए कभी अप्लाई नहीं करा और उसको रैंडमली इन्विटेशन आ गए, पक्का ये कोई ट्रैप हो सकता है। वेल ये पूरा मैटर जो है ये ग्रैंडपा जी के साथ डिस्कस करता है, जहाँ तभी ये इंस्पेक्टर नाकामुरे बनकर के वहाँ चला जाता है और इस सेफ्टी के लिए आयाको के साथ ही रहता है। काइडो फिर बहरूपिया बनकर इसके साथ एक रूम के अंदर जाता है। ये नोटिस करता है कि ये डिनर रूम तो काफी खाली पड़ा हुआ है। इधर आयाको इस कार को देखती है जो कि उसको काफी बढ़िया लगती है, तो वो उसमें बैठ जाती है, लेकिन तभी उसके हाथों में हथकड़ी बांध दी जाती है और उसके मुंह पे गुलाबी गैस डाल के इसको बेहोश किया जाता है। तभी वहाँ पे भाई ये लीडर और उसके बाकी साथी आते हैं और कहते हैं कि 18 साल पुराना बदला अब हमसे लेने आई है, जहाँ पुराने काइडो और फैंटम गर्ल की स्टोरी सुनाता है। काइडो को ये स्टोरी याद आती है, वो बताता है कि फैंटम लेडी भी एक बहुत बड़ी चोर थी और जानबूझ के पुलिस वालों का हाथ ऐसे दिखाती थी कि भाई उसका हाथ काट रही है, जिस डर के मारे ये लोग बेहोश हो जाते थे। एक बार इस फैंटम लेडी ने जो है एक बढ़िया सी मोटर बाइक चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन तभी वहाँ पे असली काइडो किड आ जाता है। तो हाँ, ये काइडो किड यहाँ पे असली वाला जो है ये इसी का डैड है, जो कि इस फैंटम लेडी को बताता है कि ये नकली बाइक है जो तुमने उठा रखी है, असली वाली आज मार्केट में कहीं बिक रही होगी। लेडी कहती है कि ना चाहते हुए मुझे इसको चोरी करना पड़ेगा क्योंकि किसी ने झूठी अनाउंसमेंट करी है कि मैं इसको चोरी करूंगी, लेकिन इसके भी हाथ में हथकड़ी डाल दी जाती है और यही लोग इधर आते हैं और वो इसको मारना चाहते थे क्योंकि इसने भी जो है असली डायमंड्स को चोरी किया था और इनका बहुत घाटा करवाया। ये चीज काइडो किड समझ जाता है, जहाँ बाइक के साथ भाई फैंटम लेडी को उठाकर बिल्डिंग के बाहर कूद जाता है एकदम धूम 3 की तरह। इधर इस लेडी को लगता है कि ये मरने वाली है कि तभी ये इसको किस करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे को अपना फेस रिवील कर देते हैं, जहाँ उड़ते दौरान ये काइडो किड जो है इस फैंटम लेडी को प्रपोज कर देता है। तो भाई ये जो लेडी है इसका नाम चिकागे है, जो कि एक्चुअली में अपने भाई की मॉम है, जहाँ इसके डैड ने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझे अपना दिल दे दो तो मैं किसी और लड़की से दिल नहीं लगाऊंगा। इधर अपना भाई यही सोचता है कि यार मेरे टाइम पे तो मॉम एंड डैड के पास बाइक थी जो कि इजीली निकल गई, लेकिन यहाँ पे तो कार पड़ी है, मैं निकलूंगा भी कैसे। लेकिन तभी अपनी चालाकी से अपना भाई काइडो जो है वहाँ पे काफी सारे स्मोक बॉम्ब्स छोड़ता है और वहाँ पे जैसे धुआं हटता है ये सारे लोग देखते हैं कि कार, लड़की और अपना भाई गायब हो चुके हैं। तभी मास्टर अपने को-वर्कर को मार के कहता है कि बेवकूफ तुमने असली गाड़ी क्यों लगाई। वो कहता है कि मैं चाहता था कि आप 18 साल पुराना वाला मोमेंट रियल फील कर पाओ, इसलिए मैंने असली गाड़ी लगाई, नकली हटा दी थी। इधर जैसे ही कुछ करने वाला था तभी वो देखता है कि अपना भाई जो है कार को बार बार उनके इर्द गिर्द ही घुमाया जा रहा है। ये लोग शूट करते हैं लेकिन उस कार को एक भी डैमेज नहीं लगता और तभी काइडो उस गाड़ी को थोड़ा सा टिल्ट करता है और मौका मिलते ही खिड़की के बाहर खुदा देता है। इसके डैड ने धूम 3 मचाई थी, ये यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस मचा रहा है। गैंग मेंबर्स को पता चल चुका था कि यार ये लोग हार चुके हैं, लेकिन तभी काफी सारी रस्सी आकर के इनको पकड़ लेती है जो कि अपने काइडो ने लगाई थी। इधर गाड़ी हवा में बहुत उड़ चुकी थी, ये सीधा नीचे आने वाली थी। अपना भाई यही कंफ्यूजन में था कि यार ये जो हथकड़ी लगी हुई है इसको कैसे निकालूंगा, लेकिन उसके बाद वो आयका का पिन निकालता है, गाड़ी वही ब्लास्ट होती है, लेकिन इसने फाइनली आयका को बचा लिया था और अब वो थोड़ा सा शर्माता है कि मैं इसको किस करूँ या ना करूँ, क्योंकि इसको अपने मम्मी पापा वाला मोमेंट रिक्रिएट करना था। वेल अगली सुबह वो पहुंचते ही अपनी मॉम को कॉल करके हुए डांटता है और कहता है कि आपके सारे दुश्मन मेरे पीछे पड़े थे और मैंने उनको संभाला। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम इतना ही ज्यादा अच्छे हो तो मेरे बाकी दुश्मनों को भी संभाल लेना। और तभी उसको पता चलता है कि रूम के अंदर ही उसकी मॉम ने काफी सारे फेक ट्रेजर्स को चोरी किया था और काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाली थी उन लोगों के साथ जो कि प्रेसिडेंट के साथ जुड़े हुए हैं। इधर कंफ्यूज था कि इसको क्या करना चाहिए, तो अपने डैड के बेसमेंट में वापस जाता है, जहाँ वहाँ पे वॉइस बताती है कि तुम्हें रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। इन एडवाइसेस को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है और अब इसने सोच लिया था कि वो उन सभी क्रिमिनल्स को पकड़ेगा जिन्होंने इसकी मॉम की लाइफ बर्बाद करी है। वहीं इधर एक मीटिंग में डिटेक्टिव नाकामुरे बताते हैं कि जो मैजिकल किड काइडो है उसने फैसला किया है कि वो सारे के सारे ट्रेजर को वापस कर देगा जिसने काफी टाइम पहले चुराए थे। ये सुनते ही नाकामुरा के सुपरिटेंडेंट इनको कहते हैं कि भले ही हमारी मदद ही क्यों ना कर रहा हो, यही हमारा मौका होगा, हम इस काइडो किड को पकड़ेंगे। इधर अगले दिन फिर एग्जीबिशन शुरू होती है। अपना भाई चुपके से बहरूपिया बनकर के वहाँ पहुंच चुका था और वो देखता है कि कैसे कुछ पुलिस वाले, कुछ ऑफिशियल जो है वो पब्लिक के बेस में आए हैं। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो सिविलियंस है ताकि वो चोरों को पकड़ सके। जैसे अपना भाई फिर हॉल की तरफ बढ़ता है, वो देखता है कि आयको के साथ एक कोनान नाम का डिटेक्टिव आया है। वेल वो इस चीज के बारे में अपने ग्रैंडपा जी से बात करता है कि ये नई परेशानी आ चुकी है और इसके ग्रैंडपा जी भी यहीं पर है और वो उसको कहते हैं कि अपना नया मैसेज ऑडियंस तक पहुंचा दो। तभी यहाँ पे एक आदमी भागता हुआ म्यूजियम में लोग के पास आके कहते हैं कि काइडो किड का नया मैसेज आया है, उसने बताया कि वो कल रात को सारी चीजें वापस करेगा। लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। वही ये कोनान सोचता है कि ये कल कैसे वापस करेगा। तो दोस्तों जो अच्छे एनीमे फॉलोअर्स होंगे समझ गए होंगे कि ये बंदा कौन है। खैर इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। इधर अपने ग्रैंडपा के साथ वापस जाता है, जहाँ लोग प्लान करते हैं कि ये अब काफी ज्यादा मेहनत करेंगे अपनी कल की बड़ी परफॉर्मेंस के लिए। घर पे डिटेक्टिव नाकामोरी इनके साथ बैठा हुआ था और यही सोचता है कि भाई ये काइडो अगले दिन का ही क्यों वेट कर रहा है, जहाँ कोनान ने प्रेडिक्ट किया था कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि रिसेंटली अभी बारिश होगी। आगे डिटेक्टिव नाकामुरा बात करते हैं कि जो ओनर टोरमा है उसने ये सोचा हुआ है कि जो काइडो किड है ये पक्का ये जेम्स जो है उन गन के 3 आर्टिफैक्ट से निकालेगा। उनको पता है वो चीज चोरी होगी, उसके बाद भी उन्होंने ये चीज खोली हुई है। काइडो सुन के समझ जाता है कि पक्का इन्होंने इसलिए कराया ताकि ये लोग जो है ओरिजिनल आइटम को भी बेच सके और नकली आइटम को भी ओरिजिनल बना के बेच सके। वेल अगले दिन एग्जीबिशन शुरू होता है, जहाँ अपना भाई काइडो जो है एक मोटे आदमी के रूप में घुसा हुआ था। वो उस जगह को घूरता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि काइडो किड यहाँ पे आकर के चीजें वापस करेगा। तब यहाँ पे कोनान आता है और वो कहता है कि शायद काइडो किड जो है इस चीज को एज अ बेट की तरह इस्तेमाल करे और यहाँ पे आ जाए। तभी काइडो के जादू डिटेक्टिव नाकामुरा यहाँ आता है और कोनान को कहता
कहता है कि मुझे लगता है ये यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि इसको बारिश की बदौलत सारी चीजें गायब करनी है। इसकी इस घटिया प्रेडिक्शन से कोनान बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता। वेल आगे इधर अपना भाई काइडो जब बाथरूम के अंदर घुसता है, उसको रियलाइज होता है कि साइड में कोनान फोन में गेम खेल रहा है, तो वो उसकी तरफ एक नकली गन दिखाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना, मैं बस यहाँ पे सामान देने आया हूँ। कोनान घबराता है और घबरा करके वो वॉशरूम से भागने लगता है, जहाँ तभी आया को आकर के उसका हाथ पकड़ती है। तभी देखता है कि उसकी बहन के हाथ में काइडो ने एक कोड लिखा हुआ है, जिसको देख करके कोनान समझ जाता है। वो फिर तभी यहाँ के ओनर के पास आके कहता है कि आपको थोड़ा संभल के रहना होगा कि ऐसा हो सकता है कि भाई काइडो आकर के यहाँ पे चीजें देने के बजाय सारी चीजें लेकर न भाग जाए। काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, सुबह से रात हो जाती है, लेकिन अभी तक काइडो किड का कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडपा जी ग्रैंडमा के रूप में आकर के अपने डिटेक्टिव नाकामुरा के पास आके चिपकने लगते हैं। इस चीज से डिटेक्टिव थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तभी भाई अपना काइडो यहाँ पे आ जाता है। वो आते थोड़ी आग की मदद से स्प्रिंकलर्स को एक्टिवेट करता है। चारों तरफ बारिश जैसा माहौल बन चुका था और उनको वो थोड़ा सा और तेज करता है, जिस वजह से लोग कुछ नहीं देख पा रहे थे। और तभी अचानक से जैसे ही पानी खत्म होता है, भाई काइडो वहाँ से गायब हो जाता है और एग्जीबिशन ओनर को पता चलता है कि जो असली आइटम है उनको नकली आइटम से बदल दिया गया है। लेकिन नागामुरा को पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे जो आइटम रखे हुए थे वो शुरुआत से ही फेक थे। वेल तभी कोनान एक मोटे आदमी के पास जाकर के अपने काइडो का पूरा प्लान बताता है। वो बताता है कि शुरुआत से ही जो है इस एग्जीबिशन के ओनर का प्लान था कि वो इस जगह की पूरी भर भर के हाइप क्रिएट कर सके। उसने पहले से ही यहाँ पे काफी सारे फेक आइटम्स रखे हुए थे और ओरिजिनल आइटम्स छुपाए हुए थे। उसका प्लान था कि ये इन सभी चीजों को ब्लैक मार्केट में मोटे दाम में बेच सके ताकि इसका प्रॉफिट हो जाए और नकली आइटम लोगों को मिल जाए और असली आइटम इसके पास ही रहे। काइडो ने फिर यही करा। काइडो जब आया उसने सारे के सारे नकली आइटम ही वहाँ पे रखे हुए थे, जिससे पुलिस और बाकी लोग यहाँ पे जांच पड़ताल के लिए आती है और उनको पता लगता है कि शुरुआत से यहाँ पे नकली चीजें रखी हुई थी। जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि भाई ये सारा का सारा एग्जीबिशन ओनर का ही काम है और उसने सारी चीजें ऑलरेडी नकली लगाई हुई है, जिससे अब इन लोगों को अब जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। और ये सब ये बात इस मोटे आदमी को इसलिए बता रहा है क्योंकि उसको पता है कि मोटा आदमी एक्चुअली में काइडो है और उसने मोटा आदमी बनना इसलिए चुना क्योंकि उसको काफी सारी चीजें जो यहाँ पे छुपानी थी और मोटा शरीर इस चीज के लिए बेस्ट है। कोनान इसको कहता है कि चलो इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ काइडो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें पकड़ूंगा जरूर। और इस तरह ये दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर हम ट्रेन में क्वीन एलिजाबेथ को देखते हैं। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपने काइडो से मिलने के लिए क्योंकि उसको पता है कि मैजिकल काइडो का अगला टारगेट उसके गले पे लगा हुआ है नेकलेस है। इस नेकलेस में एक ऐसा जेम लगा हुआ है जो कि यूरोप में काफी ज्यादा महंगा है। वैसे पहना तो इसने नकली है, लेकिन ये वेट करेगी कि कैसे काइडो किड जो है रियल वाले का पता लगाएगा। तब यहाँ पे छोटा फिलिप आता है और कहता है कि आपके जेम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। ये चीज देखते डिटेक्टिव आकर के उस चीज को वहीं तोड़ता है और तेज की उस वॉइस रिकॉर्डर में चिल्लाता है, जिस वजह से भाई यहाँ पे बैठे हुए अपने भाई के कान हिल जाते हैं। इधर ट्रेन के अंदर ही कुछ घुसपैठी मौजूद है और ये वही लोग हैं जिन्होंने काइडो किड के डैड को मारा था और इनका प्लान है कि वो लोग क्वीन एलिजाबेथ का जेम जो है काइडो किड से पहले चुराएंगे। इधर आयाका जो है चाहती थी कि अपने डैड से मिले, तो वो अपने भाई को लेकर के क्वीन के पास ही पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि भाई उसके डैड ने पी रखी है। इधर काइडो यही देखता है कि भाई ये बिल्ली की आंखें काफी चमक रही है, कहीं इसमें तो जेम नहीं है। फिर ये फिलिप नाम के बच्चे के टेडी को छूता है और सोचता है कि कहीं इसमें जेम तो नहीं है। इसकी हरकत देख करके बच्चा फिलिप समझ जाता है कि यही एक्चुअली में काइडो किड है। जहाँ बच्चा उसके कान में जो है एक्चुअल में जेम की लोकेशन बता देता है कि तभी यहाँ पे इसका गार्ड आकर के इस बच्चे को ले आता है। ये मना करता चाहता था कि यहीं पे रह करके अपनी मम्मी और उनके गहनों को बचा सके, क्योंकि जब से इसके डैड चल बसे तब से ही इसकी मॉम का बिहेवियर इससे काफी उल्टा फुल्टा रहता है। लेकिन इसने अपने डैड को प्रॉमिस किया हुआ है तो इस प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकता। तभी इसकी मॉम आती है, ये इसको उठाती है, उठा करके वो उसके अंधेरे कमरे में फेंक करके दरवाजा बंद करती है और ये सारी चीजें गैंगस्टर देख रहा था। आगे जैसे जैसे ट्रेन अपने स्टेशन पे पहुंच रही थी, अपना भाई भी डेस्परेट था कि वो क्वीन का डायमंड चुराएगा। जहाँ देखता है कि डिटेक्टिव नाकामुरा ने काफी ज्यादा पी ली है और वो आयाका के जूस में भी एक नींद की गोली पिलाता है ताकि जल्दी सो जाए। फिर ट्रेन की लाइट बंद कर देता है। इधर क्वीन को बचाने के लिए डिटेक्टिव क्वीन से चिपकने लगता है और तभी वो लोग देखते हैं कि उनके टेबल में भाई 12 गिलास पड़े हुए हैं और 12 गिलास में से किसी एक के अंदर ही इनका हीरा छुपा हुआ है। क्वीन देखती है, उसको अपना डायमंड मिल जाता है कि तभी अपना काइडो किड आकर के उससे डायमंड चुराता है और तभी वो वहां से उड़ के दूर चला जाता है, जिससे डिटेक्टिव को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन इन रियलिटी में वो जो दूर गया वो बस एक डमी था। तभी छत पे फिलिप आता है और वो कहता है इसको कि ये जेम मेरी मम्मी का है, मुझे वापस कर दो। ये देखता है कि इसके अंदर भी पेंडोरा बिल्कुल नहीं है। तभी इधर गैंगस्टर आकर के इस बच्चे को नीचे गिराता है और ये काइडो किड को कहता है कि जेम मुझे दे दो। इधर उसकी बात देख करके भाई बंदा अपने पीछे का क्लोक निकालता है जो कि सीधा इसके मुंह पे आता है। जब तक ये हटा पाता है वो देखता है कि भाई काइडो किड गायब हो चुका है और सामने बस टनल आ रही है। जब तक ट्रेन टनल के अंदर जाती है भागता हुआ यहाँ से कूद जाता है। इधर अपना भाई फिर फिलिप को उठाता है, उससे प्यार से कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम को इम्प्रेस करना होगा। जहाँ प्रिंस फिलिप अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि उसने काइडो को ढूंढ लिया है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसको जेम के साथ भागने दे। ये सुन के भाई क्वीन को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में उसको चांटा मारती है। इससे इस बच्चे का दिल टूट जाता है। जहाँ उसकी मॉम आकर के उससे गले मिलके कहती है कि तुम इतने खतरे में क्यों जा रहे हो। तो ये टेस्ट अपने काइडो किड ने इसलिए किया था ताकि वो उसको बता सके कि भाई इसकी मॉम इसको प्यार करती है। वेल कहानी में आगे यूरोप की प्रिंसेस एनी जो है वो जापान घूमने आती है और उनके पास उनका कीमती डायमंड भी था और इस डायमंड की रखवाली के लिए उनके साथ यूरोप का बेस्ट डिटेक्टिव डिलन भी आया था, क्योंकि उसको डिटेक्टिव नाकामुरा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इधर आयाको को काफी बुरा लगता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस बार उसके डैड की नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो काइडो उनको शेयर करने के लिए उनके पास आके कुछ मैजिक ट्रिक्स करता है और उसके बाद उनको गिफ्ट के तौर पे एक लकी बनी और पत्तियां देता है। उसी रात को फिर डिटेक्टिव नाकामुरा
जो होता है प्रिंसेस के होटल के आसपास ही घूम रहे होते हैं। वहीं अंदर की तरफ से डिलन जो है वो बाकी लोगों के साथ पहरा देता है, लेकिन अपना भाई जो है एक रॉयल डॉन बन करके अंदर जाता है। डिलन उनको रोक लेता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जैसे डिलन का एक गार्ड उनको पीछा करता है कि तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसके साथ भी अपना भाई वही करता है जो बाकी लोगों के साथ करा, जिसे देख करके डिलन जो है कायडो को ढूंढने लगता है और हमें पता लगता है कि इसको जो बांधा हुआ है वो एक्चुअली में अपना कायडो ही है और मेन गार्ड को तो अपने कायडो ने कहीं और बांधा हुआ है। फिर वो गार्ड का रूप लेकर के सारे गार्ड्स को हॉल में जाने को कहता है और मौका मिलते ही अपना भाई जो है सीधा प्रिंसेस के रूम के अंदर घुसता है। ये काफी खुश होती है और कहती है कि चलो अब इसी बहाने तुम मेरे साथ खेलो। कायडो कहता है कि मेरे पास अभी बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं फटाफट अपनी मैजिक ट्रिक करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। उस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए प्रिंसेस को कहता है कि प्लीज अपना डायमंड मुझे वापस दे दो, वक्त आती मैं उसको जरूर लौटाऊंगा। प्रिंसेस एग्री करती है। जब तक डिलन आता है वो देखता है कि कायडो वहाँ से उड़ चुका है, लेकिन एक्चुअली में वो उसका डमी होता है। डिलन उस डमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। नीचे नाकामुरा समझ चुका था कि एक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है, तो सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन अंधेरे रूम में डायमंड चमक रहा था और उसकी चमक से डिलन पहचान जाता है कि वहाँ पे कायडो होगा, तो ये उसके ऊपर अटैक करता है। शॉट जो है डायमंड पे लगता है अपने भाई की चेस्ट पे नहीं जाता, भी वो डिलन के सामने एक अलग इल्यूजन क्रिएट करता है। फिर डिलन जो है गुस्से में चारों तरफ हर रिफ्लेक्शन के ऊपर फायर करता है और करते करते विंडो के बाहर आ जाता है। इधर अपना भाई फिर प्रिंसेस को थैंक्स करके उनको क्लोजेट में छुपाता है। तब यहाँ पे गार्ड्स आते हैं। प्रिंसेस उनको डिस्ट्रैक्ट करती है। अपना भाई चेक करता है कि इसके अंदर पेंडोरा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें भी कोई पेंडोरा नहीं होता। इधर प्रिंसेस घबराते हुए डिटेक्टिव के पास आती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे घर में छुप जाऊं। तभी डिटेक्टिव देखता है कि इसकी बिल्ली गायब हो रखी है और तभी सारे लोग उधर ही चढ़ जाते हैं। कायडो के इस टेक्निक से काफी इंप्रेस होता है, लेकिन तब भी ये लोग उसका कुछ नहीं कर पाते और वहां से चला जाता है, जिससे चारों तरफ मीडिया में यही न्यूज फैलती है कि डिटेक्टिव नाकामुरा ने यूरोपियन प्रिंसेस के डायमंड को बचा लिया और इसके साथ साथ इनकी जॉब भी सिक्योर हो जाती है। कहानी कुछ वक्त बाद आगे जाती है। अपने भाई को इंटरनेट पे एक चैलेंज मिला था, जहाँ पे एक अमीर मोटा बंदा कहता है कि अगर तुम मेरे स्टैचू को चुराने में कामयाब रह जाते हो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। इसके बारे में ग्रैंडपा से बात करता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि वो एक मोटा रईस ज्यादा, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं खुद को बचाने के लिए। उसका नाम झुरुकी है। इसका मन तो नहीं था, लेकिन इसकी प्राइड पे बात आ चुकी थी, तो इसने सोच लिया था कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। वो चीज से रिलेटेड वापस अपने डैड के बेसमेंट में आकर इसके बारे में कुछ पता करता है। एडवाइस में उसको यही एडवाइस मिलती है कि अगर कोई तुम्हारे शो के बीच में ताका झाकी करके परेशान करता है तो या तो उनको वहीं पे रोक दो, वरना फिर उनको ऐसा शो दो। लेकिन इसके बाद ही दोस्तों यहाँ से रिकॉर्डिंग कट जाती है। इधर ये बाहर जाता है और उसको रियलाइज होता है कि इसके सारे के सारे जो भी फैंस हैं वो सबके सब इसके इस परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अपना भाई इस चीज से कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो आकर के अपना पूरा होमवर्क निकालता है और उसको पता लगता है कि इस हाइस के लिए भाई जो बंदा है उसने 20 हेलीकॉप्टर तैयार कर लिए, उसने 100 से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरा लगा दिया और इस बार उसने कोई भी इंसान अंदर नहीं रखा है, जिससे अपना भाई कोई भी गार्ड या बहरूपिया बन के स्टैचू नहीं चुरा सकता। न्यूज में सब चीज देखते ही अपना भाई फैसला कर लेता है कि ऑडियंस को काफी तगड़ा शो देगा। आगे इधर म्यूजियम की तरफ अपने कायडो के सारे फैंस मौजूद थे। ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर से इसको वहाँ पे लाते हैं, जहाँ पे धुआं करते ही चारों तरफ जो है हुक्स लगा देता है और तभी वहाँ पे खड़ा हो जाता है। सबको ये लगता है कि ये भाई हवा में उड़ रहा है और इधर हम देख सकते हैं कि डिटेक्टिव कोनान भी ऊपर से सब चीजें देख रहा है। जब तक लोग और कुछ सोच पाते हैं, वहाँ पे वो एक और बॉम्ब छोड़ता है, जिस वजह से उसके पास कपड़े वहाँ चले जाते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाता है। बस वो ऑडियंस को यही कहना चाहता था कि मैं अगले दिन ही परफॉर्म करूंगा। वेल फाइनल डे आ चुका था और ये अमीरजादा जो है अपनी गाड़ी में रिपोर्टर्स से मिलता है। इधर फिर कायडो भी यहाँ आ चुका था। चारों तरफ हवाएं तेज चलती हैं, लेकिन डिटेक्टिव छत पे जो है कुछ मार्क्स के निशान देखता है। इससे कोनान समझ जाता है कि पक्का इस किड कायडो के साथ कोई ना कोई मिला हुआ है, जिसकी मदद से ये लोग इनके आसपास के सिग्नल्स को जैम कर रहे हैं। आगे फिर कहता है कि जरा एक बार बिल्डिंग के पीछे चेक करो स्टैचू है या नहीं है। वो लोग चेक करते हैं, वहाँ पे स्टैचू होता है। तभी एक आदमी जो उनको कॉल करता है और कहता है कि कम्युनिकेशन काट दो, कहीं इस बारे में कायडो ना सुन रहा हो। आगे हमें पता चलता है कि अपने कायडो ने इसी बूढ़े का भेष बनाया हुआ था और वो अपनी बाइक में बैठ करके आगे निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी साइड वाली सीट पे भाई कोनान भी बैठा हुआ है, जहाँ कोनान बताता है कि कैसे इसने जो है हवा में ही काफी सारी जगह तारे यूज करी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर की लाइट से वो चीजें दिखी नहीं। आगे कोनान उस बूढ़े को कहता है कि तुमने जो है गॉगल्स भी नहीं लगा रखे हैं, तुम बाइक इतनी तेज चला रहे हो, तुम्हारी आंखें नहीं सूख रही। मेरा दिल कहता है कि तुम ही किड कायडो हो। बूढ़ा उसकी बात मानने से मना कर देता है, जहाँ तभी वो कहता है कि तुम्हारा पार्टनर गी जो है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। कायडो किड को पता था कि भाई झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसने पुलिस के साथ साथ अपने भी हेलीकॉप्टर्स में फेक नंबर प्लेट्स लगा दी थी, जिससे पुलिस वालों को भी पता नहीं चलेगा कि असली या नकली हेलीकॉप्टर कौन सा है। तभी कायडो जो है कोनान को कहता है कि अपनी ये सब एक्टिंग करना तुम बंद करो। कोनान उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे ऊपर जो है बेहोशी वाला इंजेक्शन मारने वाला हूँ। कायडो कॉन्फिडेंट रहता है और सोचता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और जैसे इसको लगता है कि कोनान सीरियसली करने वाला है, तो तभी वो जो है वो सीट इजेक्ट कर देता है, जिस वजह से कोनान पीछे छूट जाता है और वो फिर आगे चला जाता है। लेकिन कोनान समहाउ फ्यूल टैंक पे अटैक कर देता है, जिस वजह से गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन कायडो ग्लाइडर की मदद से अपने आप वहाँ से भाग जाता है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि कायडो एक ऐसे स्टेज प्ले पे काम कर रहा है, जहाँ पे बहुत ही जल्द एक सुनहरा चमचमाता हुआ ग्रीन डायमंड प्रेजेंट करा जाएगा। जहाँ कायडो देखता है कि जो मेन एक्ट्रेस है वो दूसरी एक्ट्रेस को काफी बुरी तरह ट्रीट कर रही है। बाकी लोग भी उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई इसको सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि थिएटर का जो मेन ओनर है वो इसी के डैड है। इधर अपना भाई जो है चुपके से उस जगह तो ढूंढ लेता है जहाँ पे डायमंड था, लेकिन उसको पता था इतनी सिक्योरिटी के बीच में वो ऐसे नहीं जा सकता। तभी वो मेगुमी नाम की लड़की को एक्टिंग करते हुए देख लेता है। वो लड़की ऑफेंडेड
फील करती है तो वो बताता है कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है, वो यहाँ का एक वर्कर है। लड़की उसको बताती है कि ऑडियंस के सामने वो काफी डरा डरा फील करती है। तभी काइडो उसको सोल्यूशन देते हुए कहता है कि जब तुम स्टेज में परफॉर्म कर रही होगी तो ये मानना कि आसपास बस कद्दू भरे पड़े हैं जो ना कुछ बोल सकते हैं ना तुम्हें जज कर सकते हैं। इस तरीके से तुम अपनी परफॉर्मेंस दिल खोल कर अच्छे से दे पाओगी। इधर अगले दिन अपना भाई जो है आयाको के साथ वहाँ पे ऑडियंस रो में बैठा हुआ था। वहीं इधर डिटेक्टिव नाकामुरा भी जो है पूरी तरह से अच्छे से हर जगह की लाइटनिंग वाइटनिंग और सब चीज चेक करते हैं। इधर आयाको फिर काइडो को चिढ़ाती कि तुम्हें कब से यूरोपियन रोमांस चीजें पसंद आने लगी। वो काफी शर्माता है। तभी हम देखते हैं इनका प्ले चालू हो चुका है। पहले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जो प्रिंस होता है वो अपनी प्रिंसेस को प्यार करते हुए उसका एज प्रूफ ये डायमंड दिखाता है। पुलिस वाले रेडी होते हैं लेकिन उनको रियलाइज होता है कि अभी तक काइडो किड यहाँ नहीं आया है। फिर उनको रियलाइज होता है कि भाई एक सीन और आना बाकी है जिसमें डायमंड शो करेंगे। इधर यहाँ पे मेन एक्ट्रेस भी आती है, ये भी अपनी लाइन बोलती है। मेगुमी भी अपनी लाइन बोल के काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी कि तब इस मेन एक्ट्रेस के चक्कर में कंफ्यूज होती है और यहाँ पे सीन थोड़ा खराब हो जाता है। इधर हम बिहाइंड द सीन देखते हैं कि जो मेन एक्ट्रेस है वो मेगुमी को चिढ़ाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा स्टेज खराब हो गया, मुझे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी नजर से निकल जाओ। ये सुन के भाई इस लड़की को बहुत ज्यादा रोना आता है तो बाकी हेल्पर्स उसकी मदद करते हैं और कहते हैं कि अपना फाइनल टेक तो देती जाओ। तभी लास्ट का सीन आता है जहाँ पे प्रिंस जो है प्रिंसेस को अपना लव कन्फेस करके वो डायमंड दिखाता है। डिटेक्टिव यही सोचता है कि अभी तक इसने कुछ नहीं करा है, पक्का हमारी जीत है। तो भाई काइडो जो होता है बैठा बैठा एक तेज रोशनी सी छोड़ता है जिससे सब लोग की आंखें धुंधली हो जाती हैं। लाइट नॉर्मल होती है। लोग देखते हैं कि जहाँ पे रिंग पड़ी होनी चाहिए थी उस बक्से में एक जोक लिखा हुआ है। इधर डिटेक्टिव और बाकी लोग भी पीछे पड़ जाते हैं और चाहते थे कि भाई ये कहीं से बच के ना जाए। वहीं तभी भाई यहाँ पे लाइट ऑफ होती है और तभी एक लाइट पूरी पूरी मेगुमी के ऊपर पड़ती है। ऑडिटोरियम की ऊपर की मेन छत भी खुल जाती है और अब यहाँ पे मेगुमी को गाना गाना था। उस छत से अपना काइडो किड भी आता है। वो उसकी ड्रेस अपने जादू से बदलता है और डायमंड फिर उसकी तरफ शाइन करते हुए कहता है कि यही तुम्हारा वक्त है। वो दिल खुशी में फिर वहाँ पे गाना गाती है। उसका गाना गाना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव सा था जहाँ आखिर में प्रिंसेस को अपना असली प्यार देता है और वो सभी लोग वहाँ पे एक साथ नाचते हैं। इससे लीड एक्ट्रेस को काफी गुस्सा आता है लेकिन ये मेगुमी रातों रात चारों तरफ स्टार बन चुकी थी। वेल कहानी में आगे एक दिन अपना भाई जो है वो रात को उड़ रहा होता है कि तभी उसके पीछे डिटेक्टिव की टीम लगी हुई होती है और तभी अचानक से उसके साइड में एक मुखौटा पहना हुआ आदमी आकर कहता है कि तुम इस देश के लायक नहीं हो। और ये बंदा फ्रांस का सबसे बड़ा चोर आर्केन लोपिन था। ये कहता है कि मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम्हारे पास जो डैगर जो तुमने अभी अभी चोरी करा है उसको मैं आधे टाइम से भी कम में चुरा लेता। और जाते वक्त वो उसको चैलेंज करते हुए जाता है कि तुम मेरे बराबर के नहीं हो। इधर आकर के वो ग्रैंडपा को सारी बात बताता है जिनको पता चलता है कि ये फ्रांस का एक बहुत बड़ा चोर है, इसका नाम ब्लैक कैट है और इसको कैट आई नाम का जेम चुराना काफी पसंद है। और फिर वो आगे ग्रैंडपा के साथ मिलकर के एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ ये दोनों बैटल कर सकते हैं। आगे हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े होटल में जाता है जहाँ पे फ्रांस की सारी सिक्योरिटी लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पे काफी प्रीशियस ऑर्नामेंट था। उधर का पूरा इलाका इसलिए पैक करा गया था क्योंकि ब्लैक कैट की नजर थी इस चीज के ऊपर। यहाँ का जो डिटेक्टिव था इसका नाम इलाने था और ये भी अपने डिटेक्टिव पे भरोसा नहीं करता और कहते कि मैं अपनी टीम को ही बुलाऊंगा। आगे हम आयाको और काइडो को देखते हैं जो कि इधर आते हैं। वहीं जो फ्रांस का डिटेक्टिव था ये डिटेक्टिव नाकामुरा को काफी क्रिटिसाइज करता है कि इसने कितनी बार हार झेली है। आगे एलिन बताता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो पतले से ग्लास और टाइटेनियम की वायर से बंधी पड़ी है तो ब्लैक कैट अपने ग्लाइडर की मदद से भी यहाँ पे नहीं आ सकता। और फिर वो अपने नाकामुरा डिटेक्टर को काफी सारी चीजें भी देता है उसकी सेफ्टी के लिए। तभी यहाँ पे रूबी नाम की इन्वेस्टिगेटर आती है जो कि ब्लैक कैट के बारे में काफी चीजें बताती है। वो कहती है कि उनको यहाँ पे मित्सुशी नाम की एक कंपनी के ओनर ने भेजा है क्योंकि सारे के सारे जेम उन्हीं के हैं। क्योंकि एक बार ब्लैक कैट ने उनकी वाइफ के हेयर पिन में लगे हुए डायमंड को निकालने के लिए उनकी वाइफ के बाल काट दिए थे। आगे सभी लोग फिर अपने डिटेक्टिव नाकामुरा को कहते हैं कि आप अपने डिवाइसेस पहन लो। जहाँ तभी कार्डन के पास आता है बड़ी चालाकी से उनकी टाई में लगे हुए ट्रांसमीटर को निकालता है। आगे लोग बैठ के खाना खाते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि जितनों से भी मैं मिला उन सभी के नाम किसी न किसी डायमंड पे पड़े रहते हैं और ये सब के सब एक नंबर के बेवकूफी लगते हैं मुझे। आयाका कहती है कि ऐसे मत बोलो, मेरा भी तो एक जेम के ऊपर ही नाम रखा गया है। जहाँ आगे बताती है कि वो रूबी से बात कर रही थी इसी चीज के ऊपर कि तभी एलिन आकर के इनको परेशान कर देता है। आगे इधर अपना भाई काइडो जब बाथरूम में बैठ करके अपनी चीजें सेटअप कर रहा था कि तभी उसको उसके पुराने दोस्त हकुबा का कॉल आता है। वो उसको कॉल पे काफी इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि ये ब्लैक कैट भी एकदम काइडो किड की तरह ही था, ये काफी सारी चीजें चुराता है और वापस जगह पे लगा देता है। लेकिन एक दिन इसने एक बार एक डायमंड जेम चुराया जो कि कभी वापस नहीं करा। आगे ये भी बताता है कि कितनी बार उसने चीजें चुराई है और फिर उनकी फेक या रेप्लिका कॉपी वहाँ पे लगाई है और उसके बाद ये उसको गुड लक कह करके उसका कॉल काट देता है। इधर एक गार्ड काइडो के साइड वाले बाथरूम में घुसता है तो उसको बेहोश करने के लिए अपना भाई स्प्रे यूज करता है और बस फिर होना कहता है वापस इसको बांधता है, उसके कपड़े पहन करके बाहर आ जाता है। वहीं तभी आयाका उसके पास आती है तो वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत पहली बिल्डिंग छोड़ के चला गया। आगे सारे डिटेक्टिव और पुलिस वाले भाई इसी डायमंड के ऊपर बैठे हुए थे कि तभी अपने डिटेक्टिव नाकामोरी को कुछ अलग फील होता है। उनको ऐसा महसूस हो गया था कि ब्लैक कैट आसपास ही है लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल पाते। आगे सारे लोग पूरे सिक्योरिटी कैमरा चेक करते हैं। आसपास चेक करने के बावजूद भी इनको ब्लैक कैट का कोई निशान नहीं मिलता। तभी काफी सारे गार्ड आते हैं। वो लोग एक ब्राइट सी चमचमाती लाइट लेकर आते हैं ताकि वो नाकामोरी को बचा सके। तभी रूबी अपने काइडो को पकड़ लेती है और वो कहती है कि ऐसे तो कोई ऑर्डर नहीं करा इसने। तभी बाकी लोग लाइट खोलते हैं और जैसे ही रूबी इसका पूरा मास्क निकालने वाली थी कि तभी लाइट चली जाती
है। वेल कुछ बाद लाइट आती है, वो लोग देखते हैं कि हर चीज नॉर्मल है, लेकिन नाकामुरा की उंगली में जो डायमंड था जो कि मेन था वो चोरी हो चुका है। तभी रूबी को दूर से काइडो किड उड़ता हुआ दिखता है। तभी बाद में एलिन डिटेक्टिव बताता है कि वो बस एक डमी है। वेल तभी गार्ड बन के अपना भाई जो रियल एलिन को लेके आता है, जिससे सब लोगों को पता चल जाता है कि अभी जो है वो एक नकली एलिन है, जिससे अपने भाई को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। जहाँ आगे हिलकर एकदम बिल्डिंग के थोड़ा सा ऊपर जाता है और ये उस जगह जाता है जहाँ पे कोई भी ना हो। फिर ये सारे थिक ग्लासेस को और सारी वायर्स को तोड़ करके अपने एग्जिट का एक रूट बनाता है। इधर यहाँ पे लड़ते हुए डिटेक्टिव को पता चलता है कि यही असली एलिन है और जिसको ये लोग लेके आए हैं ये एक्चुअली में एक गार्ड है जो कि सोया हुआ है। कितना चालाक दिमाग लगाया भाई, इसने मानना पड़ेगा। इधर अपना भाई रेडी था, उसको रिंग मिल चुकी थी, डायमंड मिल चुका था और जैसे जाने वाला होता तभी उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो आवाज ब्लैक कैट की थी। आगे एलिन बताता है कि उनके पास जो डायमंड की रिंग है वो एक्चुअली में नकली रिंग है, क्योंकि असली वाली मैंने तुम्हारी टाई में लगाई थी। वो देखते कि टाई कटी हुई है और जो असली डायमंड रिंग है वो ब्लैक कैट के पास है जो कि प्लेन से उड़ चुका है। इधर कॉल पे पूरी जानकारी काइडो को मिल जाती है और हमें पता चलता है कि इन लोगों को पहले जो डमी दिखा था वो एक्चुअली में प्लान था। बेसिकली ये जो रूबी थी यही एक्चुअली में ब्लैक कैट थी जिसने इस चीज को चोरी करा। और बेसिकली काइडो को इसलिए पता चला क्योंकि इसका और आयाका का बर्थडे सेम आता है। आगे काइडो उसको कॉल पे ये भी कहता है कि तुम एक काफी उदास चोर हो और तुम बस इसको इसलिए चोरी कर रही हो ताकि तुम अपने पेरेंट्स की क्राफ्ट बचा सको। ये सुन के रूबी बताती है कि उसके फादर ने ही इस तरह की प्रीशियस ज्वेलरी को बनाया था और ये मित्सुशी नाम की कंपनी को दिया था, लेकिन उन्होंने इस चीज का रेप्लिका बनाया और कभी भी मेरे फादर को जो है इस चीज का अवार्ड नहीं दिया, ना ही इस चीज का रिस्पेक्ट दिया, जिस वजह से मेरे फादर का काफी दिल दुखा है और उन्होंने अपनी जान ले ली। और जैसे इसको पता लगा कि मित्सुशी ग्रुप ने जो है उसके फादर के रियल क्राफ्ट को बेचना शुरू कर दिया है, तभी से उसने फैसला कर लिया कि अपने डैड के क्राफ्ट को बचाने के लिए उन सभी चीजों को चोरी करेगी। तभी रूबी को पता चलता है कि उसके पास जो रिंग है वो एक्चुअली में फेक है। जहाँ काइडो बताता है कि जब वो डिटेक्टिव नाकामुरा की टाई से ट्रांसमीटर निकाल रहा था तभी उसने वहाँ की ओरिजिनल रिंग निकाल करके फेक रिंग लगा दी। तो हंसती हुई कहती कि चलो ठीक है, ये अगर मेरे डैड का क्राफ्ट तुम्हारे पास रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम पे आज ही भरोसा करती हूँ। काइडो कहता है कि नहीं, तुम्हारा रीजन काफी जेन्युइन है तो ये रिंग तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी हम देखते हैं ग्रैंडपा जी जो है उसके गिलास में ओरिजिनल रिंग डाल के चले जाते हैं और इस चीज को होता हुआ देखकर रूबी अपने भाई का बहुत शुक्रिया करती है। वेल तभी कहानी में आ गई अपनी दूसरी परफॉर्मेंस में होता है। इस परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा फंसा हुआ था क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी और इसका ग्लाइडर नहीं उड़ सकता। वेल तभी इसको एक स्ट्रेंज आदमी से कॉल आता है। वो बताता है कि मेरा नाम नाइटमेयर है और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वह डिटेक्टिव नाकामुरा जो अपने सुपरिटेंडेंट से बात करते हुए कहते हैं कि ये जो नाइटमेयर है यही पक्का काइडो किड की मदद करता है उसको बचने के लिए। आगे में पता चलता है कि जो नाइटमेयर है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है जो कि सभी चोरों को जेल से भागने के लिए मदद करता है और बदले में वो उनकी आधी लूट लेता है, लेकिन हमेशा इनके जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो या तो जेल में पकड़ लिए जाते हैं या तो पुलिस उन पे हमला करती है। ये बातें सुन के डिटेक्टिव नाकामुरा को समझ आ चुका था कि यहाँ से कुछ सीरियस मैटर होने वाला है। तो पुलिस और बाकी गार्ड के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ तभी वो काइडो को कॉल मिलाते हैं। काइडो भी यहाँ पे आता है और सारी चीजें चेक करता है। वहीं वो देखते हैं कि आयाको भी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर आ चुकी है और फिर वहाँ पे दो लोग आते हैं। पहला एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम जैक है और दूसरा उसका बेटा केंटा। ये आदमी अपने छोटे बेटे को देख के हैरान था क्योंकि इसने सोचा नहीं था कि इधर उधर से भाग करके यहाँ आ जाएगा। आयाका को केंटा को देख के बहुत प्यार आता है तो वो सोचती है कि वो इसको घर पे रखेगी। इधर डिटेक्टिव जैक से पूछता है कि ये नाइटमेयर कैसा है। जैक बताता है कि ये एक बुरा शैतान है जो कि लोगों को मैनिपुलेट करता है। काइडो ये सुनकर के वो दिन याद करता है जब नाइटमेयर ने भी इसको धमकी दी थी। आगे डिटेक्टिव नाकामुरा जो है इन दोनों ही ब्लैक ओपर्स को ध्यान से देखते हैं जिनको डार्क नाइट बोलते हैं और इस डायमंड के बक्से को जो इलेक्ट्रिक चेंज के साथ पानी के बीच में डाला गया है। इधर छोटा केंटा चाहता था कि ये बस अपने डैड के आसपास ही रहे। आगे बच्चा बताता है कि इसका सर कुछ ज्यादा दर्द करता है क्योंकि इसके दिमाग में एक ट्यूमर है। आगे आयाका जो है फिर इस बच्चे को कहती है कि तुम दवाई खा लो, उसके बाद बाहर कहीं घूमने चलेंगे। उसके बाद वो काइडो को कहती है कि उसका एक दोस्त यहाँ पे आने वाला है और कोई नहीं भाई हकूबा है जो कि अपनी चमचमाती गाड़ी के साथ यहाँ पे आने वाला है। ये देखते ही अपना भाई फिर तैयार होता है। वो नाइटमेयर को कॉल करता है। नाइटमेयर उसको सारी जानकारी देता है। तभी वहाँ पर जो है म्यूजियम का डायरेक्टर बन के जाता है ताकि जेम्स को चेक कर पाए और फिर वो बक्से को खोल करके इस तरीके से डिजाइन करता है ताकि चोरी कर पाए और उसके हाथ बार बार हिल रहे थे जहाँ डिटेक्टिव को ये लगता है कि ये बूढ़ा हो चुका है इसलिए कपकपा रहा है। आगे में पता चलता है कि हकूबा जो है यहाँ पे ट्रैफिक में फंस चुका है और ये इसीलिए हुआ क्योंकि भाई इसका जो ड्राइवर है जानबूझ के इसको घुमा रहा है। आगे काइडो जो है डायरेक्टर बनकर के लाइट डिम करता है और इसके बारे में नाकामुरा को कहता है कि कुछ ऐसे जेम्स होते हैं जो कि लाइट से खराब हो जाते हैं, इसलिए मैंने लाइट डिम करी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ की लाइट ही चली गई और जैसी लाइट आती है वो लोग देखते हैं कि जेम्स तो वहीं पे पड़े हुए हैं, वो तो चोरी नहीं हुए। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि जेम्स तो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो पानी में तैर कैसे सकते हैं। इससे इनको पता चल चुका था कि काइडो किड ने ऑलरेडी इनको चोरी करके रिप्लेस कर दिया है नकली वालों से। इसकी जानकारी ये हकूबा को देता है। डायरेक्टर आकर के चेक करता है, उसको पता लग जाता है कि 100% फेक है। इसकी जानकारी जैक को मिलती है तो जैक जल्दी से बाहर निकलता है क्योंकि उसको पता था कि नाइटमेयर का दोस्त वहीं पे मिलेगा। अपना भाई केंटो जब घर जा रहा था वो देखते है उसकी डैड की गाड़ी साइड में से निकली है तो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। तभी ये कहता है कि गाड़ी मोड़ करके मेरे डैड की तरफ लो क्योंकि मुझे अपने डैड को बताना है कि इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक ऐसा डॉक्टर मिल चुका है जो कि मेरा सारा इलाज फ्री में करना चाहता है। आगे हकूबा जब वहाँ आता है वो केस को देखता है, उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो कोई जेम है ही नहीं, वो बेसिकली एक पेंटिंग है जो कि ऑलरेडी पेंट करी हुई है। और डिटेक्टिव भी देखता है कि यहाँ
यहाँ से डायरेक्टर भागा हुआ है। ये फिर सीधा जो है नाइटमेयर के पास जाता है। नाइटमेयर इसके इस एक्ट के लिए इसको काफी अप्रिशिएट करता है, जहाँ अपना भाई इसको दोनों जन्म देते हुए कहता है कि कह दो कि तुम जैक हो। वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है लड़के, तुम क्या बात कर रहे हो। आगे तभी अपना भाई कहता है कि तुमने जब काफी सारे कैमरास चेक करे तो तुमने उसको भी चेक कर लिया जो कि कैमरे में थी नहीं, यानी कि आया को, जिससे हमें पता लगता है कि नाइटमेयर एक्चुअली में यही इन्वेस्टिगेटर जैक है। वो ये सारे डायमंड इसलिए चुरा रहा है ताकि वो अपने बेटे का इलाज कर सके और इसके बदले में वो आधा लूट जो है चोरों को दे देता है। आगे तभी ये बच्चा आकर के अपने डैड का नाम चिल्लाता है, जिस वजह से भाई जैक थोड़ा घबरा जाता है। इसका पैर फिसलता है, नीचे गिरने आता है, तभी काइडो इसको पकड़ लेता है। वो उसको कहता है कि तुम जेम नीचे गिरा दो तुम बच सकते हो, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करता, जिस वजह से ये सीधा नीचे गिरता है और ये खत्म हो जाता है। काइडो चाहता था कि कोई भी अगर जैक को देखे तो वो उसको नाइटमेयर ना समझे, जिस वजह से अपना काइडो जो है किसी के आने से पहले ही अपने कार्ड की मदद से वो मुखौटा हटा देता है। जब तभी लड़का आकर के अपने डैड को देखता है, ये वहीं पे फूट फूट के रोने लगता है क्योंकि वो ये न्यूज नहीं बता पाया था। वेल कुछ वक्त बाद अपना भाई आराम से टीवी देखता है और आयाका उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि जुरुकी नाम का जो अमीर बंदा था वो चाहता है कि वो एक और बार चैलेंज देगा। इस चीज को जो है अपना भाई फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है और बिना लंच करे वहां से चला जाता है। फिर दोपहर के वक्त में वो आयाका के साथ जो है मॉल में जाता है और उसी मॉल में ही ये काफी सारे हीरे रखे हुए थे शोकेस के लिए। उसके बाद रात होती है तो जो जुरुकी होता है सबके सामने जो है डायमंड्स को यहाँ लगा देता है ताकि कहीं से भी चोरी ना हो सके। और तभी काइडो किड अपने ग्लाइडर के इस्तेमाल से उड़ता वहाँ पे आता है। वो वहाँ पे सबसे पहले धुआं छोड़ता है और तभी वो डायमंड के ऊपर एकदम खड़ा हो जाता है। ये देख करके रिपोर्टर शॉक हो जाती है, वो उससे कुछ पूछने वाली थी कि तभी वो दोनों डायमंड्स लेकर के एक और धुआं मार के एकदम छत पे आ जाता है। ऊपर बैठा मीडिया उससे पूछते कि आप यहाँ पे ट्रैवल कैसे कर गए। वो पहले उनको बताता है कि यहाँ पे 2 हीरे हैं जिनमें से एक नकली है और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जुरुकी अगला जिम अगली रात को दिखाएं। ये बोल करके भाई बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जहाँ ग्लाइडर की मदद से आगे बढ़ता है। यहाँ पर डिटेक्टिव कोनान भी था जिसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता। इधर अगली सुबह कोनान यही सोचता है कि इसने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा टेलीपोर्टेशन के लिए। वेल अगले दिन अगली रात शुरू होती है जहाँ पे सारे लोग वापस से तैयार थे इसके दूसरे डायमंड की चोरी देखने के लिए, लेकिन सभी लोग उदास थे क्योंकि सभी लोग को नेट के बाहर रखा गया था। तभी काइडो किड वहाँ पे अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ पे कोई मजा नहीं आने वाला, वह परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ भी नहीं है और ना कोई टीवी वाला है। ये देखते ही भाई वहाँ पे पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है। वो गुस्से में सारा नेट तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं और इसी भीड़ के बीच में जो है काइडो कोनान को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस मिस्ट्री को सॉल्व करके दिखा देना। तभी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पे सबको बताता है कि वो आज अपनी परफॉर्मेंस वापस देगा। कोनान जो है वापस से उसकी कल रात की पूरी टेलीपोर्टेशन टेक्निक देखता है। वह इधर अपना भाई सूट चेंज करके ग्लाइडर के थ्रू यहाँ पे वापस आ चुका था। वो वापस डायमंड के पास आता है। डायमंड लेने के बाद जो है फटाक से धुआं छोड़ता है और तभी वो काले रंग के कपड़े पहन कर काफी तेज की भीड़ के बीच में से भागता हुआ एक एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन के पास रुकता है। उसने अपनी ट्रिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही ली थी कि तभी कोनान उसको छत से ही पकड़ लेता है और उसने टीवी एडवर्टाइजमेंट वालों को भी कुछ पैसे दे रखे हैं और यहाँ पे जो ग्रैंडपा गी है वो भी एक तार का इस्तेमाल करते हैं जिस मदद से चुपके से ऊपर आकर के सबके सामने आता है और हर किसी को लगता है कि इसने टेलीपोर्टेशन करी है। और तभी कोनान कहता है कि अगर तुम्हारे बस के तो ऊपर आके दिखा देना। इधर हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडपा जी जो है वो उससे बच के भाग रहे थे और अगर वो नीचे गिरेंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी। जहाँ तभी काइडो जो है फटाफट अपने ग्रैंडपा जी को बचाता है और उनको जैसे लेकर आगे जा रहा था कोनान अपना एक स्विंगिंग ब्लेड इसके ऊपर फेंकता है, लेकिन काइडो बचते हुए जो है भीड़ से आगे निकल जाता है। और तभी कोनान देखता है कि पीछे की तरफ एक लेटर के साथ जो है 2 डायमंड्स वहीं पे रखे हुए हैं। खैर कहानी में आगे एक दिन अपना भाई स्कूल में होता है जहाँ सोचता है कि वो एक रूबी चुराएगा जिसका नाम रेड टीयर है, लेकिन आको उसको रोकती है। आको कहती है कि इस तरह के स्टोन में काफी शैतानी पावर्स होती हैं जो कि तुम्हें खराब कर सकती हैं। काइडो को याद आता है कि तो वही स्टोन है जिसका इसके डैड से भी कुछ लेना देना है। आगे अपना भाई जो है नॉर्मल आयाको के साथ सड़कों पे चलता है। तभी आयाको दिखाती कि कैसे सारे लोग इंटरनेट पे हैरान है कि काइडो किड जो है अपनी रेड कैंसिल कर रहा है। तभी अपना भाई देखता है कि एक मोटा आदमी जो है आयाको की जेब मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक महिला उसको पकड़ लेती है और उसके पैसे निकाल कर आयाको को वापस देती है। अपना भाई उसकी इस तरह के मूव्स देखकर काफी इंप्रेस होता है। इस लड़की का नाम जूरी है जो कि रेड टायर नाम के डायमंड की ओनर है और ये इंग्लैंड के सबसे बड़े जादूगर की पोती भी है। जूडी को काइडो और उसके डैड के बारे में भी उसको सब पता था, जहाँ वो कहती है कि मैजिशियन जो लोग होते हैं वो बस झूठ करके लोगों से पैसे लूटते हैं। आगे वो कहती है कि वो जो है आज अपना मैजिकल शो करके जाने वाली है और उसकी टिकट है वो इन दोनों को देती है। आगे काइडो को रियलाइज होता है कि एक आदमी उसको घूर रहा है और ये वही आदमी है जिसने इसके डैड के साथ भी पंगा लिया था। आगे हम देखते हैं कि रात के शो के लिए अपना काइडो आयाको के साथ नहीं आया और उसने इस चीज के लिए उसको एक घटिया एक्सक्यूज दिया है। इधर गैंग मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद थे और तभी हमें पता चलता है कि काइडो भी यहाँ पे मौजूद है, बस वो छुपा हुआ है। आगे शो शुरू होता है जहाँ पे जूडी हैरान होती है कि उसी का साथी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इधर उसका बटलर रॉबर्ट भी आता है जो कहता है कि सभी लोग आपका इंतजार करते हैं और सबको यहाँ मैजिक पसंद है। वो उससे ज्यादा बात नहीं करती तो रॉबर्ट बाकी गेस्ट से मिलने लगता है।
रॉबर्ट बताते हैं कि जूडी के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही बढ़िया जादूगर थे, लेकिन किसी हादसे में उन दोनों ने ही अपनी जान गंवा दी। उसके बाद से जूडी को उनके ग्रैंडफादर ने ही पाला है और इस डायमंड की यही रखवाली करती है। वेल ये शो आगे चली रहा था, जैसे ही ये अपने आखिरी स्टेज पे पहुंचता है तभी वहाँ पे काइडो किड आकर के सबको इंटरप्ट करता है। चारों तरफ वहाँ पे भगदड़ मच जाती है कि तभी वहाँ पे पॉल नाम का एक जादूगर जो होता है वो जूडी को फटाफट ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है, जहाँ उनको पता चलता है कि कुछ गैंगस्टर्स ने जो है उसके बटलर रॉबर्ट को भी पकड़ लिया है और वो लोग जूडी को कहते हैं कि तुम ये डायमंड हमें दे दो वरना हम तुम्हें यहीं मार देंगे। रॉबर्ट जूडी को इस चीज के लिए मना करता है और जैसे गैंगस्टर जो है जूडी को शूट करने वाला था कि तभी वहाँ पे उसका दोस्त सामने आकर के गोली खा लेता है। इधर ही डिटेक्टिव जो है काइडो के पीछे पड़ा हुआ था तो उनको रोकने के लिए अपना भाई वहाँ पे शूटिंग करता है। इधर ये सब चीजें देखकर जूडी जो है अपना डायमंड इनको देने वाली थी कि तभी पॉल उसको रोकता है। वो कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ क्योंकि मैंने शर्ट के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। और तभी हमें पता चलता है कि भाई ये एक्चुअली में इसका दोस्त पॉल नहीं, ये तो अपना काइडो है जो कि इस पूरे रूम में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैलाता है। वो फिर मौका मिलती जूडी को लेकर वहाँ से भागता है और तभी वो देखता है कि एक नकली काइडो जो है हवा में उड़ रहा है। तभी गैंग मेंबर जो है अपने भाई के ऊपर फायर करता है और इस गैंगस्टर से बचने के लिए अपनी जूडी जो है कुछ पी करके वहाँ पे फायर करती है, जिस वजह से उसके मुंह से पूरा आग निकलता है। अपना भाई फिर उसको लेकर के जैसी छत पे जाता है, वहाँ पे इनको मेन लीडर दिखता है और जैसे वो इन लोगों को पकड़ने वाला था तभी अपना काइडो जो है एक चेन पकड़ लेता है और आसपास की सारी चीजें घूमने लगती है। और जैसे लीडर वहाँ पे रुकता है अपना भाई फटाफट अपनी कार्ड गन से उस पर अटैक करता है, जिस वजह से शीशा टूटता है, वो नीचे की तरफ गिरता है और वो गिरता भी नकली काइडो के ग्लाइडर पर है। तभी काइडो वहाँ की सारी चीजें रोकता है। धुआं हटते ही जूडी जो है काइडो का शुक्रिया करती है और उसको रियलाइज होता है कि ये डायमंड एक श्राप है क्योंकि इसकी वजह से इसका मैजिक शो भी खराब हो गया और इसके दोस्तों को भी बहुत परेशानी आई है। और जूडी चाहती थी कि वो जो है इस डायमंड को छोड़ दे। तभी काइडो उसके हाथ से डायमंड लेता है और कहता है कि इसका नाम रेड डायमंड है, उसके बावजूद भी ब्लू कलर का है। और जैसे वो लाइटर पे थोड़ी सी आग डालता है, इनको तभी रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो काफी सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं जिनमें जूडी की बचपन से लेके अभी तक की सारी मैजिक ट्रिक की यादें हैं। ये सारी चीजें देखकर ये काफी ज्यादा इमोशनल होती है। ये अपने से वादा करती है कभी भी मैजिक को नहीं छोड़ेगी और ये प्रॉमिस करेगी कि अपनी फैमिली की लेगेसी को और आगे बढ़ाती रहे। खैर कहानी में आगे एक दिन अपने भाई को एक मैसेज आता है जहाँ उसके डैड ने बोला था कि तुम्हारी मेन ऑडियंस वहाँ होगी जहाँ पे तुम्हारी बैटल शुरू होगी। जहाँ अपना भाई फिर वापस एक म्यूजियम के अंदर घुस करके सारे गार्ड्स को बेहोश करता है क्योंकि वो यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े ब्लैक डायमंड को लेने आया था। उसके रियलाइज होता है कि हाइस्ट कितनी ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे हाकुबू और नाकामोरा भी नहीं है। तभी वो देखता है कि उसकी ताकत कमजोर पड़ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तभी ये देखता है कि वहाँ पे दोनों डिटेक्टिव आ चुके हैं और इन्होंने इसकी कमजोरी निकाल ली है। ये सभी गार्ड्स को बुलाते हैं, सारे गार्ड्स भाई इसको पकड़ते हैं और मुखौटा निकलने के बाद पता चलता है कि ये तो इन्हीं का ही एक गार्ड है और जो असली काइडो है वो तो सीलिंग से ही भाग गया। ये सुनते ऑफिसर जो है बाहर निकल के उनका पीछा करते हैं। ये गार्ड कहता है कि अरे मुझे तो लेके जाओ, लेकिन कोई इसकी सुनता नहीं है और रियलिटी में दोस्तों यही काइडो है जिसने अलग अलग फेस मास्क लगा रखे हैं। तभी हकुबा इसके पास आता और कहता है कि फटाफट कपड़े बदल लो वरना लोग तुम्हें ही चोर समझेंगे। इधर आयाका और काइडो ये दोनों ही ग्रैंडपा जी के पास बैठे हुए थे, जहाँ आयाका बताती कि इसको अभी न्यूज मिली है कि काइडो किड का प्लान यहीं से खत्म होने वाला है। इस बारे में ये अपने ग्रैंडपा से बात करता है कि भाई ये क्या होने वाला है, पुलिस कुछ तगड़ा ला रही है मिल ले। तभी बताती कि काइडो किड को पकड़ने के लिए नेजुजा हेजहॉग को बुलाया जा रहा है। ये एक ऐसा बंदा है जो कि बड़े बड़े जादूगरों को फेल कर देता है। जहाँ आयाका बताती कि मेरे डैड उससे मिलने वाले हैं, तो काइडो फिर इसको कहता है कि ये लो तुम्हारे डैड के लिए गिफ्ट है। नेजू बेसिकली ये बूढ़ा था, जैसी वो आता है उसके पीछे डिटेक्टिव था, तो ये तुरंत ही उसकी टाइम में वहाँ पे एक ट्रांसमीटर देख लेता है। उसको समझ आ जाता है कि काइडो द किड इसको घूर रहा है। जहाँ फिर नेजू डिटेक्टिव को कहता है कि जहाँ पे तुमने डायमंड रखे हैं उस जगह को इतना ज्यादा ठंडा कर दो जितना एमए बनता है और कृष्णा की लड़ाई ठंडी हुई है। डिटेक्टिव कहता है कि इतनी ठंड में क्या आप भी वहाँ से हिलडुल पाओगे। उनका प्लान सुनकर के इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने एक नया सूट डिजाइन किया था जिससे इसको बस गर्मी मिलती है। इधर नेजू बताता है कि इसका मेन टारगेट वो है जो कि काले रंग के कपड़े पहनता है। तभी वहाँ पे हाकिबा आता है और वो कहता है कि रिसेंटली एक मैजिशियन है जिसका नाम काइडो कोबो है और उसने अनाउंस करा है कि वो यहाँ का ब्लैक डायमंड चुरा के रहेगा। आगे तभी ये जो कोर्बो है ये अपने भाई काइडो से मिलता है और ये देखता है कि भाई इन दोनों का सूट काफी ज्यादा मैचिंग है। ये बताता है कि ये जो है इसके डैड का एक सीनियर स्टूडेंट है और ये उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है। और इसके पूरे गेटअप को देख करके इसको याद आ जाता है कि भाई इसको इसने पहले भी कहीं देखा था। आगे कोर्बो काइडो को कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सोच रहे हो कि तुम वहां जाकर के डायमंड ले लोगे तो तुम बेवकूफ हो। तुम्हारा यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो तुम्हारे डैड की इमेज को खराब करता है। उसके बाद इन दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है कि कौन पहले डायमंड चोरी करेगा। वहीं दूसरी और गैंगस्टर गैंग की भी चारों तरफ इस चीज पे नजर है। आगे इन लोगों को न्यूज मिलती है कि काइडो किड इस डायमंड को लेने नहीं आएगा। तभी नेजू जो है डायमंड के आसपास एक स्टील वेपन लगा देता है और प्लस ये इस तरह से सील हो रखा है कि किसी को इसका हैंडल ही खोलना होगा। जहाँ तभी नेजू जो है वहाँ जाकर के रियल डायमंड अपनी जेब में रखता है, नकली वहाँ पे लगा देता है। तभी वो डिटेक्टिव नाकामुरा को कहता है कि तुम इसके ऊपर चढ़ करके अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ लो। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ की चिमनी से काफी सारे कौवे के पंख गिर रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद वो पंख गिरना बंद हो जाते हैं। आगे तभी वो लोग देखते हैं कि डायमंड जो है उस जगह से गायब हो चुका है और वहाँ पे सिक्का पड़ा हुआ है जिसके पीछे लिखा हुआ है कि मैं असली डायमंड के लिए जरूर आऊंगा। नेजू बताता है कि मैंने ऑलरेडी रियल को नकली से बदल दिया था, अब हमें यही फोकस करना होगा कि हमारी नजरें कैसे ब्लॉक करता है। इधर देखते हैं कि काइडो भी वहाँ पे मौजूद था एज अ गार्ड और वो ये चीज देख कर
काफी शौक हुआ था। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम भी यहाँ पे घर आ चुकी है, वो उसके लिए खाना बना रही है। तभी अपनी मॉम से पूछ लेता है कि ये कोर्बो कौन है। वो बताती है कि वो एक लास वेगास का सबसे फेमस म्यूजिशियन है। तभी अपनी मॉम से नेजू के बारे में पूछता है। इसकी मॉम बताती है कि वो एक बूढ़ा खूसट है जो कि हर जादूगर की ट्रिक को निकाल देता है। स्कूल में भी ये यही सोचता है कि यार इसने ट्रिक करी कैसे। इसके पास ऑलरेडी वो सिक्का था जो वो वहाँ पे छोड़ के गया था और उसको याद आता है कि इसमें से तो इंक निकल रही है और वो समझ चुका था कि ये कोर्बो की ट्रिक को कैसे सबके सामने रिवील करेगा। आगे इधर म्यूजियम के अंदर नेजू जो है पूरे रूम को इतना ज्यादा ठंडा कर देता है कि चोर भी यहाँ पे ना आ पाए और एक बहुत बड़ा फैन लगा देता है ताकि जैसी किसी कौवे के पंख है वो सब के सब हट जाए। तभी जो है इस बार डिटेक्टिव को वापस ऊपर बिठाया आता है और पंखा और कूलिंग सिस्टम ऑन था। वो लोग फिर देखते हैं कि इनका कूलिंग सिस्टम बंद पड़ गया है। पंखा चलने के बावजूद भी यहाँ पे काफी सारे पर आ जाते हैं। हकूबा इनको ध्यान से देखता है, उसको पता लगता है कि इन सभी पंखों को ऐसी पेंट करा गया जैसे ऊपर की सीलिंग है। ये देखते ही नेजू जो है सभी को पंखा रोकने को कहता है और जैसे ये लोग उठते हैं ये लोग देखते हैं कि वापस से वहाँ पे बस एक सुनहरे रंग का सिक्का ही पड़ा है। इधर नेजू रिलैक्स करता है क्योंकि अभी भी उसकी जेब में रियल डायमंड पड़ा हुआ है। तभी डिटेक्टिव नाकामोरे कहता है कि रियल नहीं है, फेक है। और फिर वो लोग बाहर खिड़की से देखते हैं कि कोबा उड़ता हुआ दूर जा रहा है और जैसे ही नेजू झुकता है अपने डायमंड लेने के लिए तभी वहाँ पे काइडो आता है और वो कहता है कि तुम ही हो जो कि अपनी खुद की चोरी को वापस करा रहे हो और ऑडियंस के सामने ट्रिक्स प्रूव कर रहे हो। आगे अपना भाई बताता है कि नेजू ने ही इस डायमंड को पेंट करा है ताकि दिखने में काफी डुप्लीकेट लगे और ओरिजिनल डायमंड किसी और कलर में ही पेंटेड था। यानी कि बक्से के अंदर जो डायमंड रखा हुआ था वो एक्चुअली कांच का था और जैसी ठंड कम होती है वो वहीं पिघल जाता है। आगे काइडो नेजू से पूछता है कि जो मेरे डैड का स्टूडेंट बनता हुआ घूम रहा है ये कौन है। वो कहता है कि ये वो बंदा है जो कि तुम्हारे डैड का बदला लेना चाहता है। तभी उनको जो है ये गैंगस्टर आकर के इंटरप्ट कर देते हैं और वो उस डायमंड की डिमांड करते हैं। तभी काइडो देखता है कि उसके पीछे भाई ये कोर्बो आ चुका है और हैरान था कि ये तो बिल्कुल उसके डैड की तरह दिख रहा है। वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि गैंगस्टर ने शूट करना शुरू कर दिया था। कोर्बो आकर के अपने क्लोक से सारे के सारे अटैक रोकता है। कूलिंग सिस्टम शुरू हो चुका था जिस वजह से ठंड बढ़ रही थी और तभी कोर्बो अपने कार्ड में आग लगा करके स्प्रिंटर्स को भी ऑन कर देता है और उनके पानी से जो है भाई इन सभी गैंगस्टर्स के पैर जमने लगते हैं। इधर दोनों डिटेक्टिव नाकामुरा और हकुबा ये दोनों ही आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा एरिया खाली हो चुका है और इधर फादर एंड सन ये दोनों ही अपने अपने काम से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर अपना भाई घर आता है तो वो देखता है कि इधर इसकी मॉम ने एक चिट्ठी रखी हुई है जैसे इसकी मॉम कहती है कि अपने बॉडी में हीटिंग पैड थोड़ा कम चलाया करो और हाँ मैं अभी वेगस जा रखी हूँ। आगे हम अपने भाई को ग्रैंडपा घी के कैफे में रिलैक्स करते हुए देखते हैं जब तभी हमें पता चलता है कि अयाको, हकुबा और अकी को ये तीनों एक टीम बना लेते हैं ताकि ये लोग काइडो किड को रोकेंगे और पकड़ेंगे भी। और ये लोग चाहते थे कि काइडो भी इनकी टीम में आए क्योंकि अगर काइडो इनकी टीम में आएगा तो ये लोग इजीली इसको कैच कर पाएंगे। काइडो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊंगा तो मैं आसानी से काइडो किड को सरपास करके इस दुनिया का बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। तो वेल दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो यहीं पे एंड होता है और हमने फाइनली सीरीज भी एंड कर ली है। इस सीरीज का नाम है मैजिकल काइटो 1412। ये 2015 में आई थी। इसमें टोटल 23 एपिसोड्स हैं तो इसके हिसाब से ऑब्वियसली इसका सीजन 2 नहीं आने वाला। तुम लोगों ने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो तुम्हें पता होगा कि वीडियो के पीछे मैंने डिटेक्टिव कोनान की बात की थी। तो दोस्तों डिटेक्टिव कोनान जो है वो इस दुनिया की 5th बड़ी एनिमे सीरीज है जिसमें 1000 से ज्यादा एपिसोड हैं। तो उसी एनिमे की स्टोरी लाइन में से एक छोटी सी स्टोरी उठा करके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की पूरी लाइफ दिखाई गई थी। यह उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का एडवेंचर था जो कि यही था मैजिकल काटाओ। सिंपल शब्दों में तुम्हें समझाना पड़े तो इट्स लाइक कि मान लो तुम जुजुत्सु काइसन देखते हो और तभी जुजुत्सु काइसन फैसला करता है कि वो लोग गोजो सातोरू के ऊपर एक अलग सीरीज बनाएंगे। तो ये चीज कुछ इस तरीके से वर्क करती है। तो मैंने समझा दिया है। अब प्लीज कमेंट में ये मत लिखना कि डिटेक्टिव कोनान को भी मैं एक्सप्लेन करूं। भाई मजाक से हट के 1000 से ज्यादा एपिसोड है, मेरे बस की नहीं है। बाकी तुम्हें वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि तुम्हारा फेवरेट डिटेक्टिव कौन सा है और ऐसे ही और ऑसम एनीमे एक्सप्लेन्स के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो को शेयर करो अपने एनीमे दोस्तों के साथ या फिर एनीमे ग्रुप्स में। बाकी चलो फिर मैं तुम्हें मिलूंगा एक और नई बेहतरीन एनीमे सीरीज के साथ, एक और नए बेहतरीन एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए इट्स ऑन योर हिंदी साइनिंग ऑफ। नमस्ते।